15 जुलाई 2043 का दिन था। इस दिन पूरी दुनिया में एक बहुत ही खास वीआर एमएमओ गेम लॉन्च हुआ है। इस गेम का नाम था इन्फिनिटी डेंड्रोग्राम। लोग इस गेम को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी करने की आज़ादी थी। मतलब खिलाड़ी जैसा चाहे वैसा कर सकता था। कोई हीरो बन सकता था, कोई घूम सकता था, कोई लड़ सकता था और कोई बस दुनिया देख सकता था। इस गेम में कोई रोक टोक नहीं थी, इसलिए इसे इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज वाला गेम कहा जाता था। जैसे ही कोई खिलाड़ी गेम में लॉग इन करता, उसके सामने एक अजीब सा लेकिन प्यारी सी रोबोट बिल्ली आ जाती। ये बिल्ली कंप्यूटर से चलती थी और बहुत समझदार थी। उसका नाम था चेशर। यही बिल्ली हर नए खिलाड़ी को गेम की शुरुआत समझाती थी। सबसे पहले वो खिलाड़ी से उसका नाम पूछती थी। फिर स्टार्लिंग ने सोचा कि अलग नाम रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसने अपने गेम में अपना असली नाम ही रख लिया। नाम रखने के बाद अगला स्टेप आता है कैरेक्टर बनाने का। रे ने अपने असली जैसे ही चेहरे और शरीर को चुना। उसने ज्यादा बदलाव नहीं किया, बस इतना किया कि लड़ाई के हिसाब से थोड़ा मजबूत लुक ले लिया। जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसे अपने सुनहरे बाल और सिंपल कपड़े ठीक लगे। उसे लगा कि इतना काफी है। चैशन ने उसकी पसंद को सही मान लिया और उसे एक छोटा सा बैग दे दिया। उस बैग में शुरुआत के लिए जरूरी सामान और थोड़े पैसे थे ताकि रे अपना ट्रैवल शुरू कर सके। इसके बाद सबसे जरूरी और खास चीज आती है जिसे एम्ब्रियो इम्प्लांट कहा जाता है। चैशन ने उंगलियां चटकाई और रे के हाथ पर एक चमकता हुआ निशान बना दिया। यही उसका एम्ब्रियो था। अभी ये बहुत छोटा था और पूरी तरह बना नहीं था। चैशन ने समझाया कि जब ये एम्ब्रियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और पहली फॉर्म में पहुंचेगा तब रे चाहे तो उसे हटा भी सकता है। ये एम्ब्रियो हर खिलाड़ी के दिल और सोच के हिसाब से बढ़ता है। मतलब हर इंसान के लिए ये अलग होता है, इसलिए कोई भी एम्ब्रियो एक जैसा नहीं होता था। इसी वजह से इसकी पॉसिबिलिटीज खत्म नहीं होती थी। फिर चैशर ने एक मोटी सी किताब निकाली और उसमें से एम्ब्रियो के अलग अलग प्रकार दिखाए। कुछ एम्ब्रियो हथियार बनाते थे, कुछ बड़े राक्षस बनाते थे, कुछ गाड़ी जैसे होते थे और कुछ किले या सुरक्षा दीवार जैसे बन जाते थे। ये सब देखकर रे थोड़ा घबरा गया क्योंकि उसे सब कुछ नया और बड़ा अलग लग रहा था। चैशर ने बताया कि शुरुआत में ये साधारण होते थे, लेकिन आगे चलकर ये बहुत रेयर और ताकतवर भी बन सकते हैं। कुछ बहुत ही भाग्यशाली खिलाड़ियों को तो बिल्कुल अलग और अनोखे एम्ब्रियो भी मिलता है। रे ने अपने हाथ के निशान को देखा और मन ही मन उसे अपने साथ ही मान लिया। इसके बाद आखिरी स्टेप था देश चुनना। हवा में एक गोल चमकदार गोला घूमने लगा। रे ने उसे देखकर किंगडम ऑफ आल्टर को चुना। ये एक शांत और सुंदर जगह थी। चैशन ने उसकी पसंद को मान लिया और बताया कि अब वो रे को अल्टर किंगडम की राजधानी में भेज देगी। रे के मन में हल्की सी जिज्ञासा थी कि क्या उसे कुछ खास करना पड़ेगा, लेकिन चैसन ने समझाया कि इस गेम में कोई मजबूरी नहीं है। रे चाहे तो कुछ भी बन सकता है या कुछ भी बनकर बस घूम सकता है। यहाँ रास्ता खुला था। इसके बाद रे की यात्रा सच में शुरू हो गई। जैसे ही वो नई दुनिया में पहुंचा, उसने चारों तरफ देखा। आसमान नीला था, पक्षियों की आवाज आ रही थी और जमीन को छूने पर असली मिट्टी जैसा एहसास हो रहा था। सब कुछ इतना असली लग रहा था कि रे को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सिर्फ एक गेम है। वो अल्टर की राजधानी में खड़ा था, जहाँ ऊंची और चमकदार इमारतें पास पास बनी थी। रे के मन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि क्या ये सच में गेम है या कोई दूसरी दुनिया। राजधानी में पहुंचते ही रे का पहला काम था अपने बड़ी भाई को ढूंढना। उसे पता था कि उसका भाई फव्वारे के पास रहता है, लेकिन रास्ता समझते हुए अचानक एक डरी हुई लड़की उसे टकरा गई। वो बहुत परेशान लग रही थी। उसके हाथ में एक कागज था जिसमें एक छोटी बच्ची की तस्वीर बनी थी। ये उसकी छोटी बहन मिलियन थी। लड़की का नाम था ग्रैंड्रिया। वो जल्दी इधर उधर देख रही थी। रे ने उसे बताया कि वो अभी अभी यहाँ है और उसे कुछ पता नहीं है। फिर भी लड़की ने अपनी जानकारी दी और कहा कि अगर उसकी बहन दिखे तो जरूर बताना। इतना कहकर वो जल्दी से वहां से चली गई। रे उस कागज को देखते ही रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी भी क्या हुआ। उसे तब ये भी नहीं पता था कि ये छोटी सी मुलाकात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत बनने वाली है। जैसे ही रे उस कागज को ध्यान से देखता है, अचानक उसके सामने सिस्टम का नोटिस आ जाता है कि एक लेवल 5 क्वेस्ट एक्टिवेट हो चुका है। इस क्वेस्ट का नाम होता है मिलियन ग्रैंड यार को ढूंढना। और ये देखकर पूरा चौंक जाता है। वो तुरंत उसी दिशा में देखता है जिधर वो लड़की गई थी और उसके दिमाग में यही चलता है कि वो तो एक तियान थी, मतलब एनपीसी थी। उसे ये बात बिल्कुल भी अजीब लगी क्योंकि लेवल 5 क्वेस्ट आमतौर पर अकेले इंसान के लिए नहीं होते। ऐसे क्वेस्ट के लिए यूजली पूरी टीम या ग्रुप चाहिए होती है। रे समझ ही नहीं पाता कि उसे ये इतना बड़ा क्वेस्ट कैसे मिल गया। फिलहाल रे इस क्वेस्ट को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देता है क्योंकि उसका पहला काम अपने बड़े भाई को ढूंढना था। वो कैपिटल में घूमते हुए फाउंटेन की तरफ बढ़ता है। वहां पहुंचकर उसे एक बहुत बड़ा और प्यारा सा भालू दिखाई देता है। वो भालू कुमा कुमा वाला गाना गा रहा होता है और उसके चारों तरफ ढेर सारे बच्चे खड़े होते हैं। बच्चे बहुत खुश होते हैं और उस भालू के साथ मस्ती कर रहे होते हैं। रे धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसे देखकर पहचान जाता है कि यही उसका भाई है। भालू भी उसे देखकर खुश हो जाता है और बच्चों को सारी कैंडीज दे देता है। इसके बाद रे को पता चलता है कि उसके भाई का इन गेम नाम शू स्टार्लिंग है। रे तुरंत वो क्वेस्ट वाला पेपर अपने भाई को दिखाता है। शू कागज को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि ये क्वेस्ट किसी आम तियान का नहीं है। ये क्वेस्ट
लिलियाना नाम की तियान से जुड़ा हुआ है जो इस किंगडम में बहुत फेमस है। वो इतनी पॉपुलर है कि प्लेयर्स और तियान्स दोनों अपने फैन क्लब चलाते हैं। और ये सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो गया क्योंकि उसे लगता था कि एनपीएस के साथ लोग इतने जुड़ नहीं सकते, लेकिन इस दुनिया में ऐसा बिल्कुल नॉर्मल था क्योंकि तियान्स भी इंसानों की तरह समझते हैं और महसूस करते हैं। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि रे समझ में नहीं पा रहा था कि इतनी मशहूर तियान ने उसे ये क्वेस्ट क्यों दिया। शो उसे समझाता है कि इन्फिनिटी डेंड्रोग्राम की दुनिया बहुत प्रैक्टिकल है। यहाँ क्वेस्ट के लिए कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता, कभी कभी बस सही वक्त पर सही जगह होने से क्वेस्ट मिल जाता है। इसे लक भी कहा जा सकता है और कॉन्फिडेंस भी। इस दुनिया में क्वेस्ट की कोई लिमिट नहीं है। क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए हिंट्स और जगह की जानकारी बहुत जरूरी होती है। रे वही पेपर फिर से देखता है और शू उसकी बैक साइड पढ़ता है। वहाँ एक छोटा सा लेटर लिखा होता है जिसमें इंसेक्ट प्रे का जिक्र होता है। शू तुरंत समझ जाता है कि मामला सीरियस है। इसका मतलब ये था कि मिलियन कैपिटल से बाहर रावी एंशिएंट फॉरेस्ट की तरफ गई है। ये जंगल अब सेफ नहीं रहा था। वहाँ बहुत सारे इंसेक्ट टाइप मॉन्स्टर फैल चुके थे और पूरा फॉरेस्ट एक बड़े मॉन्स्टर नेस्ट जैसा बन चुका था। शिव ये भी जानता था कि ऐसे क्वेस्ट को जल्दी पूरा करना बहुत जरूरी होता है। अगर टाइम ज्यादा लग गया तो क्वेस्ट अपने आप फेल हो जाता है। उसने रे को ये भी बताया कि ये गेम पुराने गेम्स जैसा नहीं है। यहाँ जो होता है उसका असर सच में पड़ता है। अगर कोई तियान मर गया तो वो दोबारा वापस नहीं आता। ये सुनकर रे एकदम शांत हो जाता है। उस पल उसे पहली बार एहसास होता है कि इन्फिनिटी डेंड्रोग्राम सिर्फ एक गेम नहीं है। इसका मतलब ये था कि इस दुनिया में हीरोज, स्ट्रॉन्ग फाइटर्स, गार्ड्स, यहाँ तक कि किंग्स और रूलर्स भी मर सकते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया चलती रहती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रे के दिमाग में ये बात बार बार घूमती रहती है कि भले ही ये लोग एनपीसी कहलाते हैं, लेकिन उनके फीलिंग्स और उनका होना बिल्कुल इंसानों जैसा है। ये सोचकर उसका दिल भारी हो जाता है। शू रे को एनकरेज करता है और उसे भरोसा देता है कि वो दोनों मिलकर इस क्वेस्ट को पूरा करेंगे और कहानी को अच्छी एंडिंग देंगे। रे भी मन ही मन पक्का फैसला कर लेता है कि वो इस छोटी बच्ची को हर हाल में ढूंढने का। सिचुएशन बहुत अर्जेंट थी, इसलिए दोनों बिना वक्त गवाए सीधा रावी एंशिएंट फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। रे अभी बिल्कुल नया प्लेयर था और उसके पास एक्सपीरियंस भी बहुत कम था, इसलिए शू उसे बहुत सारे यूजफुल आइटम्स देता है। उन आइटम्स को पहनने के बाद ऐसा लगता है जैसे रे के पास एक्स्ट्रा लाइफ्स आ गई हो। शू उसे ऑफिशियली अपनी टीम में भी जोड़ लेता है ताकि जरूरत पड़ने पर उसे आसानी से सपोर्ट मिल सके। फॉरेस्ट में जाने से पहले रे ये भी समझ लेता है कि अगर उसकी लाइफ चली गई तो उसे 24 घंटे तक लॉग इन करने की परमिशन नहीं मिलेगी। लेकिन असली डर ये था कि गेम के 24 घंटे रियल वर्ल्ड में पूरे 72 घंटे होते हैं। मतलब 3 दिन एक गेम में गायब रहना ये किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। रे अपने भाई की तरफ देखता है और अपने मन में ये तय करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मिलियन को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। उसी समय जंगल के अंदर ग्रैंडेरिया अकेले ही बहुत सारे इंसेक्ट मॉन्स्टर से लड़ रही होती है। उसका बस एक ही मकसद होता है कि वो किसी भी तरह अपनी छोटी बहन मिलिया को बचा लिया जाए। चारों तरफ से रेंगते, उड़ते और काटते हुए मॉन्स्टर उसे घेर लेते हैं। उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि हालत धीरे धीरे बहुत खराब लगने लगती है। ग्रैंडेरिया थकने लगती है और उसके मन में डर आने लगता है कि शायद आज वो अपनी बहन को बचा नहीं पाएगी। हर तरफ डेंजर ही डेंजर दिखाई देता है और जंगल का माहौल और भी डरावना हो जाता है। तभी अचानक जंगल में एक तेज आवाज गूंजती है। शू अपने ब्लैडर के सेकंड फॉर्म में हमला करता है। उसकी गन की आवाज पूरे फॉरेस्ट में फैल जाती है। ये आवाज सुनते ही कई मॉन्स्टर वहीं रुक जाते हैं। ग्रैंडेरिया को उसी पल नई उम्मीद मिलती है। उसे एहसास होता है कि वो अकेली नहीं है। सही समय पर नहीं पहुंचते तो शायद मिलिया को बचाना नामुमकिन हो जाता। हालात अब भी मुश्किल होते हैं, लेकिन अब पूरी तरह होपलेस नहीं रहते। इसके बाद साफ हो जाता है कि अभी खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। क्वेस्ट अभी भी कंप्लीट नहीं माना जाता क्योंकि ग्रैंड एरिया खुद बहुत हाई लेवल की होती है। उसकी मौजूदगी से क्वेस्ट की डिफिकल्टीज और भी बढ़ जाती हैं। जैसे ही आगे की जमीन हिलती है वहां से एक बड़ा और डरावना डैमी ट्रैक बूम निकलता है। वो जमीन फाड़ते हुए बाहर आता है और चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। शिव अपनी ताकत से ऐसे मॉन्स्टर को आमतौर पर जल्दी खत्म कर देता है, इसलिए वो बिना रुके आगे बढ़ता है और लगातार हमला करता रहता है। लेकिन इसी कॉन्फिडेंस की वजह से एक बड़ा सा खतरा सामने आ जाता है। कई मॉन्स्टर मिलकर एक साथ हमला करते हैं और शू को जमीन के अंदर बहुत गहराई तक धकेल देते हैं। अचानक शू दिखाई देना बंद हो जाता है। चारों तरफ धूल, मिट्टी और मॉन्स्टर का शोर फैल जाता है। हालात फिर से बहुत डरावने हो जाते हैं। रे घबरा कर इधर उधर देखने लगता है और शू को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी एक मॉन्स्टर अचानक रे पर हमला कर देता है। रे अभी बहुत कमजोर होता है और ऐसे हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहता। उसी वक्त ग्रैंडेरिया बीच में आकर रे को बचा लेती है। वो खुद मॉन्स्टर से लड़ने का फैसला करती है ताकि रे मिलिया को सुरक्षित बाहर ले जा सके। रे समझ जाता है कि उसके लिए वही रुकना सिर्फ मुश्किल बढ़ाएगा क्योंकि उसका लेवल अभी बहुत कम होता है। भारी मन से रे मिलिया का हाथ पकड़ता है और बाहर की तरफ भागने लगता है। रास्ते में मिलिया अपनी छोटी सी कहानी बताती है। उसे लगता था कि उसकी बड़ी बहन का जन्मदिन है, इसलिए वो केक बनाने के लिए रैमबरी ढूंढने लगती है।
कैपिटल में उसे ये चीजें नहीं मिली थी। तभी एक चश्मा लगाए आदमी ने उसे इंसेक्ट स्प्रे दिया और कहा कि गार्डन में जाकर वो चीज मिल जाएगी। रे ये सब सुनकर समझ जाता है कि किसी ने मीलिया को जानबूझकर इतनी खतरनाक जगह भेजा था। उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि कोई इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोनों धीरे धीरे जंगल के गेट की तरफ बढ़ते हैं। गेट अब बस थोड़ी सी दूर पर होता है, लेकिन तभी अचानक बहुत सारे मॉन्स्टर्स सामने आ जाते हैं और रास्ता रोक लेते हैं। उन सब का पूरा ध्यान मीलिया पर होता है। रे पूरी ताकत लगाकर मीलिया को उनके जबड़ों से बचाता है, लेकिन धक्का मुक्की में दोनों नीचे गिर जाते हैं। उसी पल रे को सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि मीलिया एक तियान होती है। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो वो कभी वापस नहीं आएगी। ये सोच रे के दिल को और भारी कर देती है। रे जल्दी से मीलिया को एक पहनाता है ताकि वो सुरक्षित रह सके। फिर वो मीलिया को बाहर की तरफ भागने के लिए आगे भेज देते हैं और खुद पीछे रुकने का फैसला करता है। मॉन्स्टर उस पर टूट पड़ते हैं। उसका हेल्थ बार बहुत तेजी से गिरने लगता है। वो शू के दिए हुए पोशंस को एक एक करके इस्तेमाल करता रहता है। पोशंस धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर का हमला रुकता नहीं। फिर भी रे पीछे हटने के बजाय बार बार खुद को सामने खड़ा करता है, बस इसलिए ताकि मीलिया सुरक्षित निकल सके। रे मीलिया को सीने से लगाए हुए खुद को संभालता है और अपने मन में सोचता है कि उसे हार नहीं माननी है। उसके लिए सिर्फ एक गेम हो सकता है, लेकिन मीलिया के लिए ये उसकी दुनिया होती है। वो अपने हाथ के रिंग की तरफ देखता है और अपने एम्ब्रियो पर भरोसा करता है। उसे लगता है कि अगर सच में इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज होती हैं तो आज उसे एक अच्छा और खुशहाल रास्ता जरूर मिलेगा। इसी मुश्किल और डर भरे पल में अचानक रिंग तेजी से रोशनी निकालती है। चारों तरफ चमक फैल जाती है। धीरे धीरे उस रोशनी से एक लड़की का आकार बनने लगता है। आसपास के मॉन्स्टर्स उस रोशनी की वजह से साफ दिखाई देने लगते हैं, जैसे सब पर स्पॉटलाइट पड़ गई हो। कुछ ही पल में वो लड़की रे के हाथ में एक पावरफुल स्वॉर्ड में बदल जाती है। उस स्वॉर्ड की ताकत से रे एक एक करके सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। जंगल में फैला डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। थोड़ी देर बाद एम्ब्रियो फिर से इंसानी रूप में आ जाती है और अपना नाम नेमेसिस बताती है। ये साफ हो जाता है कि उसका जन्म रे के शरीर, दिल और आत्मा से हुआ है। अब रे अकेला नहीं होता। पहला क्वेस्ट पूरा होने की खुशी में शू एक बड़े भाई की तरह रे और नेमेसिस को खाने पर ले जाता है। खाना बहुत स्वादिष्ट होता है और जगह भी बहुत शानदार होती है। रे को लगता है कि उसने इतना अच्छा खाना पहले कभी नहीं खाया, लेकिन जैसे ही सब ठीक चल रहा होता है अचानक सिस्टम सस्पेंड हो जाता है और रियल वर्ल्ड से नोटिफिकेशन आने लगती है। रे को समझ आ जाता है कि उसे थोड़ी देर के लिए लॉग आउट करना पड़ेगा। यहीं से रे की इस नई दुनिया की असली जर्नी और भी गहरी और बड़ी होने लगती है। शो पुराने प्लेयर होने की वजह से तुरंत समझ जाता है कि रे के रियल वर्ल्ड में कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है और रे थोड़ी देर सोचकर फैसला करता है कि उसे अभी कुछ समय के लिए गेम से बाहर जाना होगा। जैसे ये होता है नेमेसिस एकदम से परेशान हो जाती है। उसे सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की होती है कि अगर रे चला गया तो वो खाना कैसे खाएगी। वो अपने दोनों हाथों में चिकन लेग्स पकड़े रहती है और इधर उधर देखती रहती है जिसे कुछ छूट गया हो। रे उसे समझा देता है कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। रे के लॉगआउट करते ही समय निकल जाता। जब वो वापस लॉग इन करता है तो देखता है कि टेबल पर रखा सारा खाना गायब हो चुका है। शू सारा खाना साफ कर चुका होता है। नेमेसिस ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है और थक कर टेबल पर ही लेट जाती है। उसे लगने लगता है कि उसने बहुत देर तक इंतजार किया और फिर भी खाना नहीं मिला। शू सबको देखकर जोर से हंसता है और उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं होती। थोड़ी देर में दूसरी टेबल पर से भी खाना आ जाता है और माहौल फिर से हल्का हो जाता है। नेमेसिस को ध्यान से देखते हुए रे के मन में एक सवाल आता है और क्यूरियोसिटी होती है कि एम्ब्रियोस इन्वॉल्व होने पर क्या उनका रूप बदल जाता है या नहीं। उसे ये भी सोच सताती है कि क्या नेमेसिस हमेशा ही इंसानी रूप में रहेगी या फिर आगे चलकर बदल जाएगी। शू अपने एक्सपीरियंस से समझ जाता है कि एम्ब्रियो का इवोल्यूशन पूरी तरह मास्टर पर डिपेंड करता है। नेमेसिस के केस में चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि वो हमेशा मेडिन फॉर्म में ही रहेगी। आर्म्स टाइप एम्ब्रियोज आमतौर पर अलग तरह के इवॉल्व करते हैं, लेकिन मेडिन एक खास तरह का मिक्स या हाइब्रिड टाइप होता है। रे ये सब सुनकर और भी हैरान हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि उसे कुछ रेयर मिला है। नेमेसिस को रेयर शब्द बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि ये कोई अजीब सा नाम हो। शू आगे बताता है कि वो पहले भी एक ऐसे प्लेयर को जानता था जिसके पास मेरिन टाइप एम्ब्रियो था, लेकिन उसका दूसरा फॉर्म नेमेसिस से बिल्कुल अलग था। अभी नेमेसिस एक सुपीरियर एम्ब्रियो बन चुकी होती है। शू आसान भाषा में समझाता है कि एम्ब्रियो के पहले 3 फॉर्म को सेकेंडरी कहा जाता है, चौथे से छठे तक एडवांस होते हैं और 7वां फॉर्म सबसे खास होता है जिसे सुपीरियर कहा जाता है। ऐसे सुपीरियर एम्ब्रियो वाले प्लेयर्स पूरी गेम दुनिया में 100 से भी कम होते। रे को शू के बारे में और जानने की क्यूरियोसिटी हो जाती है। वो सोचता है कि शू खुद इतने लेवल तक पहुंच चुका होगा। शू सवाल को हल्के में ले लेता है और अपना लेवल छुपा लेता है। रे को पहले का एक सीन याद आता है। उसे अपने मन में ये बात घूमने लगती है कि शू और ग्रैंड के बीच कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। शू इस बात को आधा मजाक और आधा सीरियसनेस के साथ याद करता है और फिर 6 महीने पहले की एक बड़ी घटना के बारे में सोचने लगता है। उस समय ड्रिफ्ट मैकेनिकल एम्पायर और अल्टर किंगडम के बीच एक बहुत बड़ी वॉर हुई थी। उस लड़ाई में अल्टर किंगडम को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। इस वॉर के बाद पूरे किंगडम का लगभग 1/3 हिस्सा पूरी तरह खत्म हो गया था।
बहुत सारे इतिहास मारे गए थे, बड़े बड़े सेजेस खत्म हो गए थे, आधे से ज्यादा नाइट्स नहीं बचे थे और खुद राजा भी इस युद्ध में मारा गया था। बाहर से देखने पर दोनों देशों की ताकत लगभग बराबर लगती थी, लेकिन असली फर्क वहां पड़ा जहां आल्टर किंगडम के ज्यादातर मास्टर प्लेयर्स ने इस लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लिया। इसी वजह बहुत सीधी और दुखद थी। राजा ने वॉर के लिए कोई रिवॉर्ड अनाउंस नहीं किया था। दूसरी तरफ एनिमी एम्परर ने साफ साफ रिवॉर्ड की घोषणा की थी। प्लेयर के लिए मोटिवेशन बहुत मायने रखता था और रिवॉर्ड ना होने की वजह से ज्यादातर स्ट्रॉन्ग प्लेयर ने लड़ाई से दूरी बना ली। किंगडम के टूटने की सबसे बड़ी वजह यही बनी कि टॉप 3 लेजेंड्स इस वॉर में उतरे ही नहीं। किल रैंकिंग बॉर्डर का लीडर, जिसे सब किंग ऑफ डिस्ट्रॉय कहते हैं, सोलो रैंकिंग का लीडर फिगारो और क्लैन रैंकिंग का लीडर फ्रूस। जब इतने बड़े प्लेयर ही नहीं लड़े तो बाकी प्लेयर का मन भी लड़ाई से हट गया। रे ये सब सुनकर पूरी तरह समझ नहीं पाता कि ग्रैंड एरिया शू से इतनी नाराज क्यों रहती थी। शू फिर धीरे धीरे सच्चाई बताता है। वो खुद भी एक हाई रैंक प्लेयर था और उसने भी इस वॉर में हिस्सा नहीं लिया था। उसी वॉर में ग्रैंड एरिया के पिता जो किंगडम के नाइट कमांडर मारे गए थे। यही वजह थी कि ग्रैंड एरिया के दिल में बहुत दर्द और गुस्सा था। ये सब सुनकर रे का मन और भारी हो जाता है। वो सोचने लगता है कि शू ने उस समय लड़ाई में हिस्सा क्यों नहीं लिया। शू के अपने रीजन होते हैं। उसकी इक्विपमेंट अगर डैमेज हो जाती है तो उसकी असली पहचान सबके सामने आ सकती थी। रे को ये वजह थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो समझ जाता है कि हर किसी को अपनी मजबूरी होती है। आखिर में रे के मन में एक और डर पैदा होता है। उसे चिंता होने लगती है कि क्या फ्यूचर में फिर से कोई बड़ा अटैक होगा। शू थोड़ी देर चुप रहता और फिर बताता है कि अल्टर किंगडम धीरे धीरे और कमजोर होता जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ दुश्मन लगातार ताकतवर बन रहा है। अगली लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाली होती है। हार के बाद बहुत से प्लेयर ने दूसरी लैंड्स में जाना शुरू कर दिया था, जिससे रैंकिंग्स भी पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। रे को महसूस होने लगता है कि ये दुनिया सिर्फ एक गेम नहीं है, बल्कि यहाँ हर फैसला, हर एक्शन और हर चॉइस का असर बहुत गहरा होता है। रे को धीरे धीरे महसूस होने लगा है कि शायद यही समय है जब वो इस दुनिया में आगे बढ़ सकता है। उसे लगा कि अगर वो सही तरह से मेहनत करे तो रैंक्स में ऊपर जा सकता है। पर पास बैठी नेमेसिस भी ये सब समझ रही थी। उसे भी लगने लगा कि रे को अब अपना एक साफ गोल मिल गया है। रे का प्लान बहुत सिंपल था, पहले ज्यादा से ज्यादा लेवल बढ़ाना, फिर धीरे धीरे रैंक्स में ऊपर जाना और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना। शू ने रे को समझाया कि सिर्फ लेवल बढ़ाना काफी नहीं होता, सबसे पहले सही इक्विपमेंट लेना बहुत जरूरी होता है और उसके बाद एक सही प्रोफेशन चुननी पड़ती है। शू ने रे को प्रोफेशंस की एक पूरी लिस्ट दी जो रे की फाइटिंग स्टाइल और नेचर के हिसाब से ठीक बैठती थी। रे ने वो कैटलॉग हाथ में लिया और जैसे ही पहला पेज खोला उसकी नजर पलादिन प्रोफेशन पर पड़ी। पलादिन देखते ही शू भी थोड़ा हैरान हो गया। आमतौर पर नए प्लेयर्स को इतनी ऊंचे लेवल की प्रोफेशन चुनने की ऑप्शन नहीं मिलता। इस लिस्ट में सिर्फ हाई लेवल ही नहीं बल्कि सुपीरियर लेवल प्रोफेशन भी शामिल थे। सुपीरियर लेवल प्रोफेशन बहुत खास होती है और पूरी गेम दुनिया में ये सिर्फ एक ही प्लेयर को मिल सकती है। इसकी कंडीशन भी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। रे ने पलादिन की कंडीशन को ध्यान से देखा। उसे पता चला कि इसके लिए उसे सब ड्रैगन लेवल के बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ना होगा और उनमें से कम आधे मॉन्स्टर को खुद अपने दम पर मारना होगा। नेमेसिस को ये सुनकर इतना डर नहीं लगा क्योंकि उसे लगा कि सेंटिपिड जैसे मॉन्स्टर को तो वो आसानी से काट सकती है। इसके बाद अगली कंडीशन सामने आई। चर्च को 2 लाख लेयर डोनेट करना था। रे ने मन ही मन हिसाब लगाया और समझ गया कि अगर वो मॉन्स्टर ड्रॉप्स और आइटम बेच दे तो वो 4 लाख से ज्यादा भी कमा सकता है। आखिरी कंडीशन सबसे मुश्किल लग रही थी। नाइट्स के किसी इंपॉर्टेंट मेंबर या उनसे जुड़े किसी खास इंसान की रिकमेंडेशन चाहिए थी। रे को ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन नेमेसिस ने उसे याद दिलाया कि पिछले क्वेस्ट में उसे ऐसा ही एक बड़ा रिवॉर्ड मिला था। शू ने रे की पूरी मदद की और सारी कंडीशन स्टेप बाय स्टेप क्लियर करवा दी। इसी तरह रे की आखिरकार पलादिन प्रोफेशन मिल गई। इस प्रोफेशन के मिलने के बाद रे के लिए लेवलिंग पहले से कहीं आसान हो गई। बहुत कम समय में उसका लेवल 3 तक पहुंच गया और उसे एक नई स्किल भी मिली। हीलिंग मैजिक का नाम ही रे को बहुत पावरफुल लगा। इसी दौरान नेमेसिस की नजर पास में फंसे हुए 2 प्लेयर पर पड़ती है। वो दोनों मॉन्स्टर से गिरे हुए स्ट्रगल कर रहे थे। रे समझ गया कि अगर वो सीधे अटैक करेगा तो उन दोनों का एक्सपीरियंस चला जाएगा। इसीलिए उसने सिर्फ फर्स्ट एड सपोर्ट दिया, जिससे फाइट फेयर भी रही और मदद भी हो गई। मॉन्स्टर खत्म होने के बाद दोनों प्लेयर सेफ हो गए। उनमें से एक नया प्लेयर था जिसने हाल ही में गेम स्टार्ट किया था। उसके साथ बेबलियन नाम की गार्डियन टाइप एम्ब्रियो थी। नेमेसिस बेबलियन को देखकर बहुत एक्साइटेड हो गई क्योंकि ह्यूमन फॉर्म में गार्डियन एम्ब्रियो बहुत रेयर होती है। रे ने उसे धीरे से याद दिलाया कि ऐसे घूमना ठीक नहीं होता। थैंक यू के तौर पर उसने नए प्लेयर ने सबको खाने पर इनवाइट किया।
थोड़ी देर आराम करने के बाद रे फिर से फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ा। उसका मन बना हुआ था कि आज ही उसे लेवल 13 तक पहुंचना है, लेकिन फॉरेस्ट में पहुंचते ही सिचुएशन अचानक खराब हो गई। एक मॉन्स्टर शेप्ड एम्ब्रियो ने अचानक हमला कर दिया। आसपास मौजूद प्लेयर्स घबरा गए और चीखने लगे। ये साफ तौर पर पीके एम्बस था, जिसमें प्लेयर ही टारगेट बन जा रहे थे। रे भी उनमें शामिल हो गया। जब रे दोबारा लॉगिन कर पाया तो उसने देखा कि नेमेसिस फाउंटेन के पास चुपचाप बैठी हुई है। उसका मन बहुत भारी था। वो खुद को ब्लेम कर रही थी और सोच रही थी कि अगर वो और स्ट्रांग होती है तो शायद ये हार नहीं होती। उसे सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि अगर रे प्लेयर ना होता तो शायद वो हमेशा के लिए गायब हो जाता। रे ने नेमेसिस को संभाला और उसे समझाया कि अभी वो दोनों यहाँ हैं और पूरी तरह सेफ है। जब तक वो साथ है तब तक दोबारा कोशिश कर सकते हैं, धीरे धीरे स्ट्रांग बन सकते हैं और जो हुआ उसका बदला भी ले सकते हैं। नेमेसिस को ये सुनकर थोड़ी हिम्मत मिली और उसने भी मान लिया कि उनका रास्ता अभी बहुत लंबा है। रॉयल कैपिटल के पास पीके इंसिडेंट बढ़ने लगे थे, इसलिए रे ने फैसला किया कि वो रॉयल केमिस्ट्री जाकर मॉन्स्टर हंट करेगा। वहाँ का माहौल बहुत डरावना था, चारों तरफ सन्नाटा था और कोई प्लेयर नजर नहीं आ रहा था। नेमेसिस को वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। रे ने हल्के मजाक में सोचा कि शायद यहाँ लोग इसलिए नहीं आते क्योंकि एंट्री के लिए बहुत महंगा पास लगता है। गेट पर पहुंचते ही गार्ड्स ने रे से पास नहीं मांगा क्योंकि वो पलादिन था। ये देखकर रे को अपने खर्च किए हुए पैसे याद आ गए और उसे हल्का सा दुख हुआ। हंट शुरू होते ही नेमेसिस पूरी तरह अलर्ट हो गई। उसने रे को समय रहते वार्न कर दिया कि नीचे से कोई आ रहा है। इसी वजह से रे एक सरप्राइज अटैक से बच गया। रे फाइट के लिए तैयार हो गया, लेकिन सामने आने वाला प्लेयर अलग ही निकला। वो कोई और नहीं बल्कि सोलो रैंकिंग का फेमस प्लेयर फिगारो था। फिगारो ने रे को देखकर हैरानी जताई कि वो अपने डेंजरस इलाके में अकेले क्या कर रहा है। उसने बताया कि बाहर लो लेवल एरियाज ज्यादा सेफ होते हैं। रे ने उसे कैपिटल के पास हो रही पीके प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। फिगारो को ये सब पता नहीं था क्योंकि वो पिछले 5 दिनों से अंदर ही अंदर टेस्ट कर रहा था कि वो अकेले कितनी गहराई तक जा सकता है। इस बार वो लेवल 48 तक पहुंच गया और उसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। ये सुनकर रे और नेमेसिस दोनों और भी ज्यादा हैरान हो गए। उन्हें समझ में आने लगा कि इन्फिनिटी डेंड्रोग्राम की दुनिया में हर कदम पर कुछ नया, कुछ खतरनाक और कुछ बड़ा इंतजार कर रहा है। रे ने अपने मन में ये कंफर्म कर लिया कि सामने वाला सच में वही फिगारो है जिसके बारे में लोग काफी बातें करते थे। फिगारो ने ये भी बताया कि उसे एरिया जैसे मेज और लेबिरिंथ वाली जगह बहुत पसंद है। इस किंगडम में भी ऐसे कॉम्बैक्ट वाली शहर मौजूद हैं जैसे जीडियोन। इन जगहों पर लड़ाई में मरने पर डेथ काउंट नहीं बढ़ती, इसलिए प्लेयर्स बिना डरे पूरी ताकत से फाइट कर सकते हैं। रे को ये आइडिया काफी अच्छा लगा और उसे लगा कि वो फ्यूचर में वहां जाकर ट्राई कर सकता है। जाते जाते फिगारो ने ये भी बताया कि अगले दिन तक बाहर की ग्राइंडिंग एरियाज पर से सेफ हो जाएंगी। फिगारो का मानना था कि जब रे का लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा तब उसे एरेना में जाकर बैटल्स करने चाहिए। उसने ये बात भी मान ली कि रे और नेमेसिस में पोटेंशियल है क्योंकि उन्होंने उसका अटैक रोक लिया था और सेफ निकल आए थे। फिगारो को रे का एटीट्यूड पसंद आया, इसलिए उसने ये भी कहा कि जब भी मौका मिलेगा वो अरीना में रे के साथ compete करने जरूर जाएगा। ये सुनकर रे बहुत एक्साइटेड हो गया और उसने नेमेसिस को भी बताया कि उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। उस दिन रे ने पूरा फोकस सिर्फ लेवल ग्राइंडिंग पर रखने का मन बना लिया। अगली सुबह पूरे इलाके में हलचल मची हुई थी। हर जगह ये खबर फैल चुकी थी कि ग्राइंडिंग एरियाज में अब पीके पूरी तरह बंद हो चुका है। जैसे फिगारो ने कहा था, साउथ साइड का पीके इश्यू सॉल्व हो गया था। रे को ये नहीं पता था कि बाकी रीजन्स में भी वही इन्वॉल्व था या नहीं, लेकिन उसे लगा कि चांसेस कम है। कॉम्बैक्ट सिटी वही जगह थी जहाँ फिगारो रहता था, इसलिए साउथ साइड को क्लियर करना सबसे लॉजिकल लग रहा था। रे को बाकी रीजन्स में जाने की कोई खास वजह भी नहीं दिख रही थी। नेमेसिस ने भी इस बात से अग्री किया क्योंकि उसने खुद फिगारो को ये सुनते हुए कहा था कि रास्ते में ब्लॉक होना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। पर पास बैठे रॉक को क्यूरियोसिटी हुई कि अचानक बाकी मैप से पीकी कैसे गायब हो गई। रे ने अंदाजा लगाया कि या तो साउथ ग्रुप के खत्म होते ही बाकी पीकी गैंग्स खुद पीछे हट गए होंगे या फिर हर रीजन में किसी न किसी स्ट्रॉन्ग प्लेयर ने सफाई कर दी होगी। तभी एक महिला ब्लैक ग्लासेस लगाए उनके पास आकर बैठी। उसने रे के अंदाजे को बिल्कुल सही बताया। उसने अपना नाम मारिया एडलर बताया और कहा कि वो जर्नलिस्ट है। उसने हिंट दिया कि पूरा इंसिडेंट बहुत बड़ा था और अगर वो पूरा सच जानना चाहता है तो इन्फॉर्मेशन फ्री नहीं होगी। पेमेंट मिलने के बाद मारिया ने सबसे पहले फाइनल अपडेट दी। पीके करने वाले ग्रुप्स को डेथ सेंटेंस दी जा चुकी है। ईस्ट में के और आर गैंग, साउथ में मैड कैसल और वेस्ट में गोब्लिन स्ट्रीट शामिल थे। तीनों गैंग्स की अपनी अपनी डिमांड्स थी और वो प्लेयर्स को डरा कर फायदा उठाना चाहते थे।
इन्हें खत्म करने वाले वो मास्टर थे जिनके एम्ब्रियोज 7th फॉर्म तक इवॉल्व हो चुके थे, यानी उनकी पावर नॉर्मल प्लेयर से कहीं ज्यादा थी। मारिया ने एक डिवाइस निकाली जिसमें पूरे इंसिडेंट के सीन्स दिखने लगे। सबसे पहले साउथ साइड का मामला सामने आया। वहाँ पीके ग्रुप ने कंडीशन रखी थी कि अगर कोई आयरन मैन को डैमेज कर दे तो उसे छोड़ दिया जाएगा। आयरन मैन पर डैमेज रिडक्शन स्किल एक्टिवेट थी, इसलिए कोई भी प्लेयर रिक्रूटमेंट पूरी नहीं कर पाया। डर का माहौल बन गया और कई प्लेयर्स वहीं मारे गए। उसी वक्त फिगारो की एंट्री हुई। रास्ते में आने वाले पीके मेंबर्स पहले ही साफ हो चुके थे। शैडो से बाहर आते हुए उसने कैजुअली कंप्लेन किया कि आज रास्ते में बहुत लोग ब्लॉक कर रहे थे। उसने लीडर आर्मर को पहचान लिया और उसकी डिफेंस को स्ट्रांग भी माना। बाकी सब निपट चुके थे और अब सिर्फ वो बॉस बचा था। आर्मर ने फिगारो को ध्यान से देखा। उनकी इक्विपमेंट देखकर उसे समझ आ गया कि सामने वाला कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं है। उसने पीछे हटने का फैसला किया और अग्रीमेंट दिखाने के लिए पास बुलाया। लेकिन जैसे ही फिगारो पास आया, आर्मर ने अचानक स्किल यूज करके उसे क्रश करने की कोशिश की। क्लोज रेंज में उसका एम्ब्रियो बहुत खतरनाक टेक्निक निकाल सकता था। फिगारो बिना हिले वहीं खड़ा रहा, सही मोमेंट का इंतजार करता रहा और फिर चेन से आर्मर को खींचकर एक ही वार में खत्म कर दिया। रे और मैं ये फाइट देखकर अंदर ही अंदर सोच रहा था कि ये फाइट सच में ब्रूटल थी। ईस्ट और वेस्ट साइड में भी दो लड़कियां इन्वॉल्व थी जिनकी पावर भी काफी डरावनी थी। मारिया ने ऑर्ब की तरफ इशारा करते हुए बताया कि उनमें से एक पॉइजन में स्पेशलाइज करती थी और उसकी एबिलिटी बहुत रेयर थी। वो पीके में क्यों शामिल हुई उसका रीजन अब तक क्लियर नहीं हुआ था। नॉर्थ साइड में पीके करने वालों की आइडेंटिफाई कंफर्म नहीं हो पाई थी। बस इतना पता चला था कि वो एक सुपर असासिन था और मैं जो शैडो देखी वो किंग ऑफ डिस्ट्रॉय की थी। रिलायबल सोर्स के हिसाब से उसका एम्ब्रियो एक बैटलशिप था। पूरा फॉरेस्ट जलकर राख बन गया था, इसलिए लोग मान रहे थे कि असासिन शायद बच नहीं पाया। ये सब सुनने के बाद रे और नेमेसिस खुद उस फॉरेस्ट को देखने गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सब कुछ जल चुका था और सिर्फ राख बची थी। रे को तब समझ आया कि सुपीरियर लेवल एम्ब्रियो की पावर कितनी ज्यादा इंसेन हो सकती है। नेमेसिस की नजर रियून्स के बीच के एक स्पेस डोर पर पड़ी और वो भी बिना सोचे अंदर चली गई। रे ने थोड़ी देर हेजिटेट किया, लेकिन फिर भी वो अंदर चला गया। अंदर नेमेसिस आराम से बैठी हुई थी और उसके पास एआई कैट #13 आराम से टी एंजॉय कर रहा था। चेशर को देखकर रे कंफ्यूज हो गया कि ये यहाँ क्या कर रहा है। चेशर ने बताया कि वो एनवायरनमेंट मेंटेन करने आया है। हालांकि टेक्निकली उसका काम नहीं था। उसे इस बात पर भी सरप्राइज हुआ कि रे और नेमेसिस इस स्पेस में एंटर कर पाए, क्योंकि नॉर्मल प्लेयर्स ऐसा नहीं कर सकते। उसने ये भी हिंट दिया कि अगर रे का एम्ब्रियो मेडन टाइप तो ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। रे को चेसर की बात पूरी तरह समझ में नहीं आई। चेसर ने उसे ये समझाने की कोशिश की कि ये मेडन टाइप एम्ब्रियो असल में सिक्योरिटी सिस्टम जैसे होते हैं, लेकिन वो जिस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा था उनका सही मतलब ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा था। रे को लगा कि ज्यादा उलझने से अच्छा है टॉपिक बदल दिया जाए, इसलिए उसने पूछा कि जो इलाज पूरी तरह जल चुका है क्या वो दोबारा पहले जैसा बन पाएगा या नहीं। चेसर ने बताया कि बिल्कुल ओरिजिनल जैसा तो कभी नहीं बनेगा, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ के लिए वहाँ बेहतर कंडीशन जरूर बना दी जाएगी। चेसर ने ये समझाया कि वर्ल्ड पूरी तरह ऑटोनोमस सिस्टम से चलता है। हर चीज के लिए अलग अलग रूल बनाए गए हैं और चेसर जैसे एंटिटीज सिर्फ स्पेशल केसेस में डायरेक्ट इंटरवेंस करते हैं। यहाँ तक कि एआई पनिशमेंट भी एक तरह का एक्सेप्शन माना जाता है। उसने ये भी बताया कि किसी कंट्री द्वारा वांटेड क्रिमिनल्स अगर लॉग आउट कर ले या मारे जाएं तो दोबारा गेम में लौटकर उनके पुराने क्राइम्स क्लियर माने जाते। रे को ये सुनकर समझ आ गया कि बहुत से डेंजरस लोग अब भी इस वर्ल्ड में खुलेआम घूम रहे हैं। जाने से पहले चेशर ने कहा कि इस फॉर्म में किसी से मिले हुए उसे काफी टाइम हो गया था। वो रे और नेमेसिस को कोई गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ऐसा करना टैबू माना जाता है। फिर उसने ये भी कहा कि कोई बात नहीं, केक और टी काफी थी। नेमेसिस को ये बहुत वंडरफुल लगा और वो पूरे एक्सपीरियंस से खुश थी। जाते जाते चेशर ने रे को जीडियोन के बारे में सावधान किया और एक क्रिप्टिक हिंट दिया कि डेविल का हार्ट पेट में होता है और बस यही बात याद रखने को कहा। जीडियोन जाने से पहले रे और रॉक गिल्ड गए ताकि रास्ते में मिलने वाले क्वेस्ट ले सके। रॉक ने बताया कि रूट अब खुल चुका है, इसलिए मर्चेंट से जुड़ी ईस्ट कोस्ट क्वेस्ट आसानी से मिल जाएगी। तभी रे को एहसास हुआ कि उसने अब तक रॉक की प्रोफेशन से ही नहीं पूछी थी। रॉक ने बताया कि उसकी प्रोफेशन पिम्प है। रे को पहली बार ये समझ में नहीं आया और उसे लगा कि शायद ये कोई मॉन्स्टर टेमर जैसी प्रोफेशन होगी। फेयर रखने के लिए रे ने अपने स्किल पैनल भी दिखाया। होली नाइट जैसे प्रोफेशन और फैशनेबल इक्विपमेंट देखकर रॉक काफी इंप्रेस्ड हुआ। नेमेसिस ने भी अपनी स्किल एक्सप्लेन की, खासकर वेंगेंस इज माइन वाली एबिलिटी के बारे में। जियोडिन जाने वाले रास्ते पर कई डेंजरस बिग बॉस रहते थे, जैसे पैक किंग, होलो वडा और ग्रेट डीमन हेड। नेमेसिस को उम्मीद थी कि रास्ते में इनमें से कोई मॉन्स्टर मिल जाए। रे को ये सुनकर इरिटेशन हुई क्योंकि उसे अननेसेसरी डेंजर पसंद नहीं था। बेबीलोन भी एक्साइटमेंट दिख रही थी, लेकिन रॉक ने साफ मना कर दिया। तभी मारिया चुपचाप आकर ग्रुप के पास बैठ गई। उसने बताया कि उसे
उसे भी ज्यूडियन में काम है और वो भी रास्ते से एक क्वेस्ट लेना चाहती है। सबकी राय लेने के बाद उसे ग्रुप में शामिल कर लिया गया। मारी ने कॉन्फिडेंटली बताया कि ट्रैवलिंग उसकी स्पेशलिटी है। रे ने एक एस्कॉर्ट क्वेस्ट चुना जिसमें 30,000 लेयर रिवॉर्ड था। सबने इसे क्वेस्ट पर अग्री कर लिया और अगले ही दिन सुबह निकलने का प्लान बनाया। रॉक ने मॉन्स्टर टेम करके ट्रांसपोर्ट का इंतजार किया और एक ज्वेल दिखाया जिसके अंदर मॉन्स्टर स्टोर रहते थे। मारी ने पहले ही क्लियर कर दिया कि उसकी जर्नलिस्ट स्किल सिर्फ एक्सपीरियंस बढ़ाने में मदद करती है और कॉम्बैट में वो बिल्कुल यूजलेस है। चलते चलते नेमेसिस ने अचानक आगे देखने का इशारा किया। सामने एक मर्चेंट कारवा मॉन्स्टर से घिरा हुआ था। रे को लगा कि ऐसे लोगों को छेड़ देना गलत होगा, लेकिन ये भी पता था कि फाइट में डेथ पेनल्टी का रिस्क रहता है। उसने सबकी तरफ देखा। रो ने फाइट करने का फैसला किया और मारी ने सपोर्ट देने की बात कही। छोटे मॉन्स्टर जल्दी साफ हो गए। कारवा के कमांडर ने थैंक्स कहा और बताया कि अगर रे और रॉक सही समय पर नहीं आते तो शायद कोई भी बच नहीं पाता। तभी अचानक एक और मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। नेमेसिस की अलर्टनेस की वजह से रे बच गया, लेकिन ये मॉन्स्टर पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मारी ने तुरंत वार्न किया कि ये उबम अल्ट्रा बॉस मॉन्स्टर है। वही ग्रेट डीमन चारों तरफ पॉइजन फैल गया। बेबीलोन की प्रोटेक्शन की वजह से रॉक सेफ रहा, लेकिन रे बुरी तरह पॉइजन हो गया। मेर्लिन ने मॉन्स्टर को धक्का देकर रे की जान बचाई। मैरी ने पर्पल लिक्विड फेंका जो एंटीडोट था। उसी की वजह से रे 180 सेकंड्स तक पॉइजन से इम्यून हो गया। कॉन्फिडेंस वापस आते ही रे ने फिर से अटैक शुरू किया। नेमेसिस लगातार वार्निंग देती रही और फाइट और भी ब्रूटल होती चली गई। रॉक और बेबीलोन ने फ्लाइंग बीस्ट को संभाल लिया ताकि रे अकेले ना पड़े। लास्ट मोमेंट में रे ने अब तक सारा एक्यूमुलेटेड डैमेज इस्तेमाल करके वेगनेसिस इज माइन एक्टिवेट किया और मॉन्स्टर का सिर काट दिया। इसके बावजूद मॉन्स्टर पूरी तरह नहीं रुका। उसी वक्त रे को चेशियर की बात याद आई कि डेविल का हार्ट पेट में होता है। उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी और वो जमीन पर गिर गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसने सोचा कि जब उसके टीममेट्स अब तक नहीं हारे तो वो कैसे हार सकता है। रे ने स्वॉर्ड उठाई और जीत की तरफ एक कदम बढ़ाया। नेमेसिस ने उसे वार्न किया कि सिस्टम का बीप सुनाई दे रहा है और ये नॉर्मल नहीं है। उसी पल स्क्रीन पर कई वार्निंग्स एक साथ आने लगी और साथ ही काउंटडाउन टाइमर भी शुरू हो गया। सिस्टम रे से यस या नो कंफर्म करने का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ कहीं गार्ड्रेंडा की बॉडी में दो नई आंखें उगाई और वो रे को ढूंढने निकल पड़ा। सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं था। रे के पास गैम्बल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। तभी सिस्टम ने एक और नोटिफिकेशन दिखाया जिसमें इवोल्यूशन प्रोसेस कंफर्म हो रहा था। नेमेसिस को फोर्सफुली इमरजेंसी इवोल्यूशन में डाल दिया गया। टाइमर खत्म होते ही नेमेसिस अपने सेकंड इवोल्यूशन फॉर्म में आ गई। उसका नया रूप पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल लग रहा था और उसने तुरंत मॉन्स्टर का अटैक ब्लॉक कर दिया। इस फॉर्म में नेमेसिस को अपनी बॉडी के अंदर पावर ओवरफ्लो होती हुई महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सामने खड़ा ये जाइंट बीस्ट कोई बड़ी चीज ही नहीं है और उसे हराना हाथ घुमाने जितना आसान होगा। रे को भी लगा कि अब शायद फाइट जल्दी खत्म हो जाएगी। दोनों ने मिलकर गार्ड्रेंडा के खिलाफ फाइनल राउंड की तैयारी कर ली। लेकिन जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ी, इस सेकंड फॉर्म की वीकनेस धीरे धीरे सामने आने लगी। इस फॉर्म में काउंटर ऑब्जेक्शन और वेगनेस इज माइंड जैसे इंपॉर्टेंट स्किल एक्टिवेट नहीं हो पा रहे थे। इसका सीधा मतलब ये था कि अगर फाइट को खत्म करने के लिए मूव्स जरूरी हुए तो नेमेसिस को वापस फर्स्ट फॉर्म यानी कि स्वॉर्ड फॉर्म में आना जरूरी पड़ेगा। रे को तुरंत समझ में आ गया कि बिना प्लान के आगे बढ़ना रिस्की हो सकता है। रे ने अपने दिमाग में जल्दी से स्ट्रेटेजी बनाई। उसने डिसाइड किया कि वो मॉन्स्टर के पैर को लगातार अटैक करेगा ताकि उसकी बैलेंस बिगड़ जाए और वो ठीक से खड़ा रह सके। इस प्रोसेस में रे बिना शोर मचाए धीरे धीरे डैमेज एक्यूमुलेटेड करता रहा। गार्ड्रेंडा का बॉडी वेट ज्यादा होने की वजह से उसके पैर कमजोर पड़ने लगे और वो लड़खड़ाने लगा। जैसे ही मॉन्स्टर पूरी तरह अनस्टेबल हुआ, रे ने नेमेसिस को फर्स्ट फॉर्म स्केल्ड स्वॉर्ड में बुलाया और पूरी ताकत के साथ फाइनल स्लैश मार दिया। किस्मत रे के साथ थी और यूबम ग्रेट डीमन आखिरकार वहीं गिर पड़ा। फाइट खत्म होते ही मारिया पास आई और रे की हालत चेक की। रिकवरी के लिए उसने एक और पोशन ऑफर किया ताकि पोशन और फटीग का असर पूरी तरह खत्म हो सके। थोड़ी देर में रॉक भी वापस आ गया। इस बार वो एक आरोसी बर्ड को टीम कर चुका था और उसी के ऊपर बैठा हुआ था, जिससे वो पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था। मर्चेंट दौड़ता हुआ आया और रे का हाथ पकड़कर उसे पूरे ग्रुप को थैंक यू कहने लगा। अगर ये लोग सही समय पर नहीं आते तो उसका पूरा कारवा खत्म हो चुका था। जिन लोगों की फाइट में डेथ हो चुकी थी उनके बॉडीज को मर्चेंट के ग्रुप ने पूरे रिस्पेक्ट के साथ अरेंज किया। उन्हें छोटे छोटे बॉक्सेस में रखा गया जिन्हें नेमेसिस ने तियान कॉफिन्स बताया। इन कॉफिन्स की मदद से मरने वाले तियास की बॉडीज उनके फैमिलीज तक वापस भेजी जा सकती थी।
ये सब देखकर रे का मन भारी हो गया। उसे ग्रैंडेरिया मिला और नेमेसिस याद आने लगी। उसके दिमाग में एक सवाल घूम रहा था कि क्या ये जगह सच में सिर्फ एक गेम है या फिर इससे कहीं ज्यादा रियल। सभी से घटनाओं को पूरी तरह से कोई और भी ऑब्जर्व कर रहा था। उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यूबम और मॉन्स्टर का हार जाना भी एक रेयर केस था। एक आदमी किसी स्क्रीन पर रे का चेहरा देख रहा था और हल्की सी स्माइल के साथ इंटरेस्ट ले रहा था। उसके हिसाब से अगर रे को ये नए पावर्स नहीं मिले तो 100 सुपीरियर एम्ब्रियोज भी काफी नहीं होते। वो सब कुछ मूवी की तरह आराम से देख रहा था और चाहता था कि प्लेयर्स इस वर्ल्ड को एंजॉय करें। जिस दुनिया को लोग शुरुआत से मिस्ट्री समझते हुए आए थे, वो अंत में एक गेम होते हुए भी बहुत रियल लगने लगी थी। गार्ड्रेंडा को हारने के बाद रे का पूरा ग्रुप आखिरकार जीडियोन पहुंच गया। जीडियोन एक बहुत ही बुलिस्ट सिटी थी जहां हर तरफ मूवमेंट, आवाजें और एक्टिविटी चल रही थी। सबसे पहले अब एडवेंचर्स गिल्ड पहुंचे ताकि क्वेस्ट रिवॉर्ड कलेक्ट किया जा सके। रिवॉर्ड कंट्रीब्यूशन को लेकर पूरे ग्रुप में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई क्योंकि हर कोई कम हिस्सा लेना चाहता था। आखिर में सबने मिलकर एक कॉमन फंड बना लिया ताकि फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर यूज किया जा सके। रे ने नेमेसिस को बताया कि उसे लग रहा था कि उसका रिवॉर्ड कुछ ज्यादा ही, खासकर वो दो फायर पोशन आर्म्स। नेमेसिस ने सामने दौड़ते मॉन्स्टर की तरफ इशारा किया और उसे याद दिलाया कि आर्म्स का सही यूज करने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। रे ने पहली बार उन आर्म्स को कंट्रोल करने की कोशिश की और खुद को ही आग लगा दी। दूसरी बार भी पावर बैलेंस नहीं कर पाया और जमीन पर लुढ़कता रहा। रे को लगा कि वो खुद को 2 बार मार चुका है, जबकि नेमेसिस ने इसे सिर्फ एक ट्रबल परफॉर्मेंस मान लिया। इसी बीच रे की नजर एक पेड़ के पीछे छिपे बर्ड पर पड़ी। वो लुढ़कता हुआ बाहर आया और खुद को फ्लेमिंगो बताया। नेमेसिस ने उसे सस्पिशियस नजर से देखा और उसे पसंद नहीं आया। फ्लेमिंगो ने उसके रिएक्शन को इग्नोर किया और रे को एक बोतल पकड़ाई। रे ने बिना ज्यादा सोचे बोतल पी ली और अगले ही पल उसके सिर पर 2 रैबिट ईयर्स निकल आए। फ्लेमिंगो जोर जोर से हंसने लगा और एक्साइटमेंट सक्सेसफुल होने की बात कहता हुआ रे की स्वॉर्ड से बचकर भाग गया। उसका बिहेवियर और भी ज्यादा स्पीशीज लगने लगा। मारी को रे का नया लुक काफी क्यूट लगा और उसने उसकी ड्राइंग भी बना ली। उसने रे को रियश्योर किया कि मास्टर के एनिमल ईयर्स उगाना यहाँ नॉर्मल माना जाता है। क्लॉथ खरीदने के बाद रे ने 2 लाख खर्च करके जेफरसिस अमाउंट इक्विपमेंट हासिल किया। नेमेसिस ने पास खड़े हॉर्स की तरफ इशारा किया और रे को राइड करके देखने को कहा। जैसे ही रे ने चढ़ने की कोशिश की, वो बार बार नीचे गिरने लगा। रे को समझ में नहीं आया कि पलादिन होने के बावजूद वो हॉर्स राइड क्यों नहीं कर पा रहा। स्किल चेक करने पर पता चला कि उसके पास हॉर्स राइडिंग से जुड़ी कोई स्किल नहीं थी। रे को याद आया और उसने नेमेसिस को बताया कि वो थोड़ी देर लॉग आउट कर इंफॉर्मेशन चेक करेगा। बाहर जाकर उसे पता चला कि हॉर्स राइड करने के लिए हॉर्स ट्राइब का चार्म चाहिए, जिसकी कॉस्ट 1 लाख थी। वापस गेम में आकर रे ने कंक्लूड किया कि अब उसे सीरियसली मनी फार्म करनी होगी। नेमेसिस ने अरीना का सजेशन दिया क्योंकि वहां डेथ पेनल्टी का डर नहीं होता और अर्निंग भी ठीक ठाक हो जाती है। रे ने उसे याद दिलाया कि अरीना अनलॉक होने के लिए लेवल 51 चाहिए। चलते चलते उसकी नजर एक सीन पर पड़ी जहां कुछ लोग एक छोटी लड़की को बुली कर रहे थे। रे ने आगे बढ़कर एक अटैकर को धक्का दिया और वो काफी दूर जा गिरा। रे खुद भी अपने स्ट्रेंथ देखकर शॉक में चला गया। बाकी लोग डर कर वहां से भाग गए, लेकिन जाते जाते ये बोल कर गए कि लड़की का भाई अभी भी उनके कब्जे में है। ये सुनते ही रे के अंदर कुछ बदल गया। उसे साफ महसूस हुआ कि ये दुनिया सिर्फ लेवल्स और स्किल की नहीं है, बल्कि यहाँ चॉइस का भी बहुत बड़ा मतलब है। लड़की अचानक रोते हुए जमीन पर गिर गई। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो बार बार मास्टर से अपने भाई को बचाने की भीख मांग रही थी। रे ने उसे ऐसे हालत में देखकर बिना ज्यादा सोचे दिल से फैसला कर लिया कि वो उसकी मदद करेगा। उसे सोचकर भी अच्छा नहीं लग रहा था कि अगर वो इस बच्ची को ऐसे ही छोड़ देता है तो शायद उसे जिंदगी भर बुरा लगता। साइको भी वहीं मौजूद था। वो ह्यूगो को पहले से जानती थी। उसकी बातें थोड़ी शार्प थी, लेकिन वो भरोसे के लायक थी। उसी वक्त सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आया और लेवल 8 मिशन रेस्क्यू रोटी एक्टिवेट हो गया। ह्यूगो ने एक स्पेशल रियम खोलकर रे से पूछा कि उसने मिशन क्यों एक्सेप्ट किया। रे के लिए वजह बहुत सिंपल थी। अगर वो इग्नोर करता तो उसका दिल उसे चैन से रहने नहीं देता। बच्चों की जान से जुड़ा मामला था और यहाँ कोई गेम जैसी फीलिंग नहीं आ रही थी। सबने मिलकर जल्दी जल्दी प्लान बनाया और ह्यूमन ट्रैफिकर्स के ठिकाने की तरफ बढ़े। ह्यूगो ने बताया कि अंदर विजन बहुत लिमिटेड होगी। रे ने डिसाइड किया कि इस स्मोक का फायदा उठाकर अंदर एंट्री करोगे। बच्चों की जान खतरे में थी, इसलिए फेल होने का कोई ऑप्शन नहीं था। अंदर पहुंचते ही उन्हें पता चला कि वहाँ एक लीच मौजूद है। लीच का सपना इमोर्टल किंग बनने का था और इसके लिए वो बच्चों को अनडेड में बदलने वाला था। जैसे ही रे को ये बात समझ में आई, उसका खून खौल उठा। उसने बिना रुके लीच की एक हाथ काट दिया। सिल्वर वेपन की वजह से लीच की बॉडी का हिस्सा
रीजनरेट नहीं हो पाया। इसके बाद चारों तरफ केओस फैल गया और चेस शुरू हो गया। आखिरकार ह्यूगो और साइको ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। एंग्री स्प्लिट रे की सिल्वर ब्लेड से पूरी तरह प्योरीफाई हो गई। लीच ने अपनी जान बचाने के लिए 17 मिलियन लेयर तक ऑफर दिया, लेकिन रे के लिए ये सब बेकार था। उसने बिना रुके सीधा लीच के पेट में वार किया और उसे वहीं खत्म कर दिया। पॉइजन की वजह से रे की बॉडी भी कमजोर होने लगी और वो गिरने ही वाला था, लेकिन यूको के दिए हुए आइटम्स की वजह से वो भी किसी तरह बच गया। बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। बाहर निकलते ही एक और डिजास्टर उनका इंतजार कर रहा था। एक सीक्रेट बॉक्स से निकला सीड अब तक जाइंट मॉन्स्टर में बदल चुका था। सिस्टम ने अनाउंस किया कि एक नया यू बॉम्ब अप्रूव हो चुका है और उसका नाम मेंटिस डीमन गॉस मेज है। रे का पूरा ग्रुप बाहर आया और देखा कि मॉन्स्टर हर चीज को कुचलता जा रहा है। यूगो ने साफ मना कर दिया कि वो इस मॉन्स्टर को हरा नहीं सकते। इसी बीच नेमेसिस को अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसके डैमेज स्टेट्स बदल रहे हैं। तब एक छोटी लड़की डर के मारे बाहर की तरफ भागी और मॉन्स्टर का पूरा ध्यान उसकी तरफ चला गया। रे ने तुरंत अपनी फायर आर्म से रास्ता क्लियर किया और यूगो को कहा कि बच्चों को पहले सेफ ले जाए। यूगो बहुत वरीड था क्योंकि रे अकेले उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा था, लेकिन रे को ये बात अच्छे से पता थी कि बच्चों की सेफ्टी सबसे जरूरी है। मॉन्स्टर की बॉडी बहुत तेजी से रीजनरेट हो रही थी। रे के नॉर्मल अटैक से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। उसी वक्त नेमेसिस को अपने डैमेज काउंटर में फिर से कुछ स्ट्रेन सा महसूस हुआ। मेंटिस डीमन के अटैक्स देखकर उसे समझ में आ गया कि पहले जो अनईजी फीलिंग आ रही थी वो क्यों थी। नेमेसिस ने रियलाइज किया कि वो दोनों उस मॉन्स्टर से डैमेज कलेक्ट कर रहे थे और ये अब तक का सबसे ज्यादा डैमेज था। उसे अंदाजा हो गया था कि उन्होंने अनजाने में लीच की आखिरी स्पेल एब्जॉर्ब कर लिया था। रे को कन्फेशन हुआ कि लीच और ये मॉन्स्टर अलग अलग कैसे हो सकते हैं। नेमेसिस ने एब्जॉर्ब किया कि एक क्रिएचर असल में लीच की एंगर को खा रहा था और बस उसी पल का इंतजार कर रहा था जब लीच का कंट्रोल कमजोर पड़े। रे को वो पूरी बात समझ में आने लगी। अगर ठीक उसी समय वेगनेसिस यूज किया जाए जब लीच अपनी एंगर संभालने की कोशिश करे तो मॉन्स्टर को हराया जा सकता था। नेमेसिस भी इस बात से अग्री करता है। अब उनके पास यही एक गैम्बल बचा था। रे ने मॉन्स्टर की तरफ देखा और सोचा कि इसने कितने बच्चों की जान ली होगी और फिर भी इसके अंदर इतनी हेटेड बची हुई है। उसने मनी मन ठान लिया कि अब ये किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कई बार काटने के बाद रे को समझ में आ गया कि अगर जल्दी वीक पॉइंट नहीं मिला तो फाइट ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगी। इससे भी बुरी बात ये थी कि अब तक कलेक्ट हुआ सारा डैमेज अचानक गायब हो गया था। साफ था कि मॉन्स्टर की हेटेड शिफ्ट हो चुकी थी। जैसा रे ने अंदाजा लगाया था, मेंटिस डीमन ने अपना टारगेट बदलकर बच्चों और यूगो की तरफ कर दिया। रे ने पूरी स्पीड से खुद को उसके रास्ते में डाल दिया। ठीक उसी वक्त जब मॉन्स्टर कैरिज तक पहुंचने ही वाला था, यूगो ने राहत की सांस ली और तुरंत कैरिज लेकर दूर निकल गया, मन में यही दुआ करते हुए कि रे जिंदा रहे। रे की वजह से गुस्से में आया लीच फिर से मॉन्स्टर को कंट्रोल करने लगा। इस बार रे को मॉन्स्टर के सिर पर एक वीक पॉइंट दिखा। जैसे ही वो अटैक करने आगे बढ़ा, अचानक मॉन्स्टर का एक कोर बाहर निकल आया और जोर से रे को धक्का दे दिया। रे बहुत दूर जाके गिरा। उसकी जान बचाने के लिए नेमेसिस तुरंत ह्यूमन फॉर्म में आ गई और उसके पीछे रेजिस्टेंस बनाई, लेकिन अटैक इतना ताकतवर था कि रे फिर भी अनकॉन्शियस हो गया। आसपास सब कुछ शांत हो गया, लेकिन ये साफ था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बेहोशी की हालत में रे ने खुद को एक अजीब से सपने में पाया। उसे लगा जैसे वो किसी खाली जगह में तैर रहा हो। उसी जगह उसे एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया जो एक एम्ब्रियो फ्रेगमेंट था। वो पूरा नहीं था, अधूरा सा था, जैसे उसकी पावर पहले ही टूट चुकी हो। वो बच्चा रे को समझा रहा था कि सिर्फ आग की ताकत से जीतना नामुमकिन नहीं है। उसने रे को बताया कि वो लाइफ और इंटेलिजेंस की शक्ति से बना है, ऐसी शक्ति जिससे इविल डीमंस पैदा नहीं हो सकते। उसकी एग्जिस्टेंस रे के इस्तेमाल किए हुए आइटम की वजह से दोबारा बनी थी। अब वो रे को समझ चुका था और अब रे की बारी थी कि वो उसे समझे। नेमेसिस के साथ साथ उसे उसकी पावर को भी सही तरीके से यूज करना होगा, तभी बाकी एबिलिटीज धीरे धीरे अनलॉक होंगी। उधर उसकी दुनिया में नेमेसिस अकेले मेंटिस डीमन को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसे साफ पता था कि अगर थोड़ी देर हुई तो रे के साथ साथ वो खुद भी खतरे में पड़ सकती है। मॉन्स्टर के हर अटैक के साथ जमीन हिल रही थी और हवा भारी होती जा रही थी। उसी बीच नेमेसिस को पीछे से किसी और की प्रेजेंस महसूस हुई। रे की कॉन्शियसनेस वापस लौटने लगी और दोनों की कोऑर्डिनेशन फिर से परफेक्ट हो गई। अब दोनों एक साथ मूव कर रहे थे बिना कुछ बोले, जैसे पहले से प्रैक्टिस की हो। फाइट के दौरान रे को एक मौका मिला और उसने मॉन्स्टर के शरीर पर एक छोटा सा हिस्सा काट कर निकाल लिया। उसे खुद भी समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसे तुरंत महसूस हुआ कि मॉन्स्टर पर इसका उल्टा असर हो रहा है, जैसे कोई हिडन स्विच ऑन हो गया हो। शायद ये पहली बार था जब किसी एनिमी ने उसे खाया और उसी से उसकी कमजोरी सामने आई। रे ने अपनी आदत के मुताबिक वेगन्स यूज किया और आखिरकार मेंटिस डीमन गिर गया।
दूर कहीं ऑब्जर्वेशन स्क्रीन के पीछे बैठा एक मिस्टीरियस आदमी सब कुछ देख रहा था। लगातार 2 दिन युगोम जैसे मॉन्स्टर के सामना करना और उन्हें हराना उसके लिए काफी इंटरेस्टिंग बन चुका था। शाम के वक्त वापस लौटते हुए नेमेसिस ने रे के बारे में सोचा कि क्या वो इस खतरनाक दुनिया को छोड़ देगा। रे के दिमाग में ये बात घूम रही थी कि ये दुनिया मौत और लड़ाइयों से भरी है, यहाँ रहना सही है या नहीं ये उसे खुद भी साफ नहीं लग रहा था। लेकिन उसने तय कर लिया था कि जो कुछ भी मुश्किल आएगी वो उसका सामना करेगा, वो अपनी सारी एबिलिटीज का पूरा इस्तेमाल करेगा। नेमेसिस को ये सोचकर अच्छा लगा और उसने भी मनी मन तय कर लिया कि रे सबको प्रोटेक्ट करेगा और वो रे को प्रोटेक्ट करेगी। इधर दूसरी तरफ जोया का ग्रुप अरीना का इनविटेशन लेकर जूडियन की तरफ जा रहा था। रास्ते में अचानक उसे अजीब सी स्मेल आई। कैंग ने खुद को सूंघा लेकिन वो साफ था। उसी पल जुयू ने डेंजर महसूस कर लिया। हवा में एक गोली निकली और सामने पहाड़ी के नीचे गॉब्लिन स्ट्रीट का लीडर एल्ड्रेज गुस्से में खड़ा दिखा। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जुयू गायब हो चुका था। अगले ही पल एल्ड्रेज हार चुका था और उसका एम्बिश खत्म हो गया था। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के समय नेमेसिस ये सोच रही थी कि सुपर असासिन से बदला कैसे लिया जा सकता है। मैरी ने रे की कमजोरियों को एनालाइज किया। रे की बिगेस्ट प्रॉब्लम शॉर्ट कॉम्बैक्ट रेंज थी और नेमेसिस की स्किल अगर फेल हो जाए तो सिचुएशन डेंजरस हो जाती थी। मैरी ने ये भी समझाया कि स्पीड और फिजिकल टफनेस की कमी और भी अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए। स्ट्रेंथ जरूरी है लेकिन एजिल और टफ हुए बिना रे लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसने ये भी बताया कि रियल वर्ल्ड की स्किल यहाँ असर दिखाती है और एम्ब्रियो की सुप्रीम स्किल फ्यूचर में बहुत बड़ा रोल निभाएगी। अरीना का टिकट सामने आया जिसमें फिगारो और जुयो की फाइट अनाउंस हो चुकी थी। रे ने अपना नेक्स्ट प्लान तैयार किया और गिल्ड से रिवॉर्ड कलेक्ट किया। 80 मिलियन लेयर देकर उसने डिसाइड किया कि वो युगो के साथ शेयर करेगा। रास्ते में शू से मुलाकात हुई और अरीना में साथ बैठने का प्लान बन गया। शू ने साफ कहा था कि एक नए प्लेयर के लिए 2 युगम को हराना बहुत बड़ी बात है। अरीना पहुंचते ही माहौल भारी हो गया। सुपर रैंक्ड प्लेयर्स, छुपी हुई पहचान, पॉलिटिक्स और अंदर की चालें सब सामने आने लगी। फिगारो और जियो की फाइट को लेकर क्राउड में एक्साइटमेंट थी। रूल्स अनाउंस हो चुके थे और पूरा अरीना एनर्जी से भरा हुआ था। रे को साफ महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ एक मैच नहीं है बल्कि आने वाले बड़े तूफान की शुरुआत है। मैच आगे बढ़ते ही शू ने नोटिस किया कि ऑर्गेनाइज से प्रोटेक्टिव बैरियर ठीक से सेट नहीं हुआ था। बैरियर की वजह से अंदर की मूवमेंट थोड़ी स्लो हो रही थी ताकि ऑडियंस सब कुछ आराम से देख सके। रे ने देखा कि फिगारो पूरी तरह डिफेंसिव स्टाइल में फाइट कर रहा था। उसकी स्पीड ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। दूसरी तरफ जुयो के लंबे और मजबूत आर्म उसे डिस्टेंस बनाए रखते हुए भी अपोनेंट पर प्रेशर डालने की पावर दे रहे थे। इतने हैवी अटैक्स के बाद भी फिगारो के शरीर पर कोई खास चोट नहीं दिख रही थी। रे को लगा कि ये कोई एम्ब्रियो स्किल होगी लेकिन असल में ये उसकी क्लॉक से जुड़ी इक्विपमेंट स्किल थी। वो क्लॉक बाहर से आने वाली ताकत को पूरी तरह रोक लेती है। बस इसकी एक कमजोरी थी, यूज होने के बाद उसका कूलिंग टाइम बहुत लंबा था। इसका मतलब ये था कि फिगारो अपना सबसे बड़ा कार्ड पहले ही इस्तेमाल कर चुका था। अब सबकी नजर इस बात पर थी कि जुयो के पास भी अभी और क्या बचा है। जैसे ही फिगारो की डिफेंसिव स्किल पूरी तरह खत्म हुई उसी पल उसके मुंह से खून बाहर आने लगा। उसका शरीर थोड़ा डगमगाया और सबने देखा कि शुयो के हाथ में उसके लंग्स का टुकड़ा था। शुयो के चेहरे पर हल्का सा अफसोस था क्योंकि वो हार्ट तक नहीं पहुंच पाया था। अरीना में बैठे लोग सुन रह गए। रे को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हुआ क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर फिगारो की क्लॉक बाहर से आने वाली ताकत को रोकती थी तो फिर उसके शरीर के अंदर इतनी बड़ी चोट कैसे आ गई। रॉक ने कामली एम्ब्रियो के सुप्रीम स्पे का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखकर पूरी सिचुएशन को समझाया। असल में यह अटैक नॉर्मल नहीं था बल्कि बहुत देर से प्लान किया गया था। अरीना के अंदर फिगारो ने भी समझ लिया था कि अल्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस से किया गया ये हमला अचानक नहीं था। शूयू ने इस बात को नकारा नहीं लेकिन वो आगे बढ़ने की जल्दी भी नहीं दिखाया। शू ने आसपास बैठे लोगों को क्विकली समझाया कि शूयू अभी भी बहुत सोच समझ कर खेल रहा है, वो कोई भी रिस्क जल्दी नहीं लेना चाहता। रॉक का मानना था कि फिगारो ने अभी तक अपना एम्ब्रियो पूरी तरह रिवील नहीं किया लेकिन शू इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं था। उसके हिसाब से फिगारो शुरुआत से ही एम्ब्रियो का इस्तेमाल कर रहा था, बस वो उसे खुलकर दिखा नहीं रहा था। मैच आगे बढ़ता रहा और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि सिर्फ एक लंग के साथ ही फिगारो बिल्कुल अनस्टेबल नहीं लग रहा था। उल्टा ऐसा लग रहा था कि वो पहले से ज्यादा कंट्रोल में आ गया है। उसकी मूवमेंट स्टडी थी, बैलेंस ठीक था और अटैक में कॉन्फिडेंस झलक रहा था। शोयू खुद भी अंदर से परेशान हो गया था क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बिना वेपन के भी फिगारो अब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों महसूस कर रहा है। रे ने शू से धीरे से पूछा कि क्या फिगारो का एम्ब्रियो से धीरे धीरे और पावरफुल बना रहा है क्योंकि उसके शो ब्लेड्स की संख्या तो काफी कम हो चुकी थी। एविडेंस में भी ये बात आ रहा था कि ब्लेड्स कम होने के बावजूद उसकी ताकत बढ़ रही थी। शू ने आराम से रे की सारी बातें सुनी और फिर बताया कि रे पूरी तरह गलत नहीं है लेकिन पूरी तरह सही भी
नहीं है। उसने समझाया कि फिगारो की इक्विपमेंट तब बहुत स्ट्रांग हो जाती है जब उसके पास सही संख्या में 100 ब्लेड्स होती हैं। उसी वक्त उसके स्टेट्स लगभग डबल हो जाते हैं। लेकिन एम्ब्रियो की असली खासियत ये थी कि फाइट जितनी लंबी चलती है उसके स्टेट्स उतने ही धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। मतलब समय उसके पक्ष में काम करता है। इसी वजह से लोग उसे इन्फिनिटी चेन कहते हैं, क्योंकि वो लोग लड़ते लड़ते और मजबूत होते चले जाते हैं। स्टेज पर फिगारो ने अचानक अपना वेपन ट्रांसफॉर्म किया और वो एक लॉन्ग स्वॉर्ड में बदल गया। शो ने तुरंत समझ लिया कि अब फिगारो मजाक नहीं कर रहा और वो पूरी सीरियसनेस के साथ लड़ने वाला है। मैरी को क्यूरियोसिटी हुई क्योंकि उसका आइडेंटिफिकेशन सिस्टम उस वेपन को पहचान नहीं पा रहा था। शो ने एक्सप्लेन किया कि ये कोई नॉर्मल वेपन नहीं है, बल्कि एक सुपीरियर वेपन है जिसका नाम फैंटम लाइट डीमन स्काई पीक ब्लेड है। नेमेसिस को भी अंदर से महसूस हो गया कि यह हथियार बिल्कुल अलग लेवल का है। उसी समय शियुई ने भी अपना वेपन बदला और हिंगलोंग ब्लेड निकाल ली, जो खुद एक सुपीरियर वेपन थी। अब वो दोनों फाइटर ने तय कर लिया था कि इस क्लैश में वो अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। अगले ही पल दोनों एक दूसरे की तरफ पूरी स्पीड से झपटे। अरीना में हर किसी की सांस अटकी हुई थी। इस खास खतरनाक एक्सचेंज में फिगारो ने अपना एक आर्म खो दिया और शुयू का पावरफुल वेपन भी टूट कर बेकार हो गया। लेकिन शुयू ने हार नहीं मानी। उसने चालाकी से अपना एक एक्स्ट्रा लॉ रिवील किया और फिगारो की चेस्ट पर वार करने की कोशिश की। उस पल टेंशन अपने पीक पर थी। नेमेसिस को लगा कि अब फिगारो शायद नहीं बचेगा, लेकिन शू बिल्कुल शांत था। उसे पूरा भरोसा था कि फिगारो अभी भी हारने वाला नहीं है। असल सच्चाई तो ये थी कि फिगारो का एम्ब्रियो हार्ट की शेप का था और प्रैक्टिकली अनब्रेकेबल था। फाइनल मोमेंट में फिगारो ने शोयो को रिस्पेक्ट दिया और अपनी पूरी ताकत डिसीव ब्लो मारा, जिससे मैच वहीं खत्म हो गया। अरीना में बैठे लोग इस फाइट को सच में मैच ऑफ द सेंचुरी कहने लगे। फाइट खत्म होने के बाद भी फिगारो का शरीर उसी पोस्चर में कुछ देर तक खड़ा, जैसे टाइम रुक गया हो। लोग अंदाजे लगाने लगे कि आखिर अभी अभी हुआ क्या था। शो ने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में ये समझ लिया कि बैरियर के अंदर किसी ने टाइम स्टॉप जैसा कुछ किया है। तभी अचानक फ्लेमिंगो कैजुअली उस मैसिव बैरियर पर चलते हुए अंदर आया, जैसे वो किसी शाम की पार्टी में आ रहा हो। पूरे अरीना में अजीब सा गुड इवनिंग वाला फील आ गया। होस्ट गुस्से में भर गया क्योंकि इतनी बड़ी इवेंट को बीच में डिस्टर्ब करने की हिम्मत बहुत कम लोग कर सकते हैं। फ्लेमिंगो ने धीरे से अपना पेंगुइन डिस्ग्यूज उतार दिया। स्टैंड्स में बैठे कई लोग उसे पहचान चुके थे और आसपास में हलचल मच गई थी। फायरवर्क्स के बीच उसका असली इंट्रोडक्शन सामने आया। इंट्रोडक्शन खत्म होते ही अरीना का माहौल एकदम अराजक हो गया। स्टैंड्स में बैठे कई लोग इंस्टेंटिवली खड़े हो गए और बिना सोचे समझे फ्रैंकलिन की तरफ अटैक फेंक दिया। लेकिन फ्रैंकलिन पहले से तैयार था। जैसे ही पहला स्पेल हवा में बना, उसने प्रिंसेस एलिजाबेथ को अपने सामने खींच लिया। उसकी गर्दन पर ठंडा मेटेलिक ग्रिप था और उसके चेहरे पर वही शांत ऑलमोस्ट अम्यूज्ड मुस्कान। उसी पर अटैक रुक गया। फ्रैंकलिन ने बहुत आराम से याद दिलाया कि रॉयल ब्लड पर अटैक करने का मतलब क्या होता है। डेल्फी इम्प्रीमियम और रॉयल हाउस के बीच की पुरानी संधियां, हिडन क्लॉजेस और वो कॉन्सिक्वेंसेस जिसका नाम सुनते ही किंगडम्स कांप जाते हैं। उसने पूरे सीन को एक ट्विस्टेड गेम में बदल दिया था, जहां हर मूव पहले से स्क्रिप्टेड लग रहा था। यही मैरी को अब समझ में आने लगा। उसे वो अर्ली मूवमेंट याद आया जब अरीना टिकट्स लेने जाते वक्त उसने एक छोटी लड़की को कुछ बैड लोगों से बचाया था। सोल्जर्स के फुटस्टेप सुनते ही वही लड़की मैरी का हाथ पकड़कर भीड़ में घसीट ले गई थी। कॉटन कैंडी खाते हुए दोनों ने कैजुअली बात की थी और उसी मिठास के बीच ट्रस्ट बन गया था। बाद में उस बच्चे ने अपनी असली आइडेंटिटी रिवील की थी। सेकंड प्रिंसेस मैरी ने उसे मजाक में एली नाम दे दिया था और एली ने उस नाम को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था और अब वही एली फ्रैंकलिन के हाथों में होस्टेस थी। इसी रियलाइजेशन के साथ मैरी के अंदर कुछ टूट सा बन गया था। अरीना में कोई भी अब फ्रैंकलिन पर डायरेक्ट अटैक करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। फ्रैंकलिन ने अपने हाथ में पकड़ा डिवाइस एक्टिवेट किया। जमीन के नीचे से अजीब सी गड़बड़ाहट हुई और अरीना के अंदर जगह जगह से लिक्विड मॉन्स्टर निकलने लगे। ग्लैटनियस बॉडी, बदलते आकार और क्रोसिव सरफेस, उसने दोनों ऑप्शन साफ कर दिए थे। या तो कोई डिवाइस डिस्ट्रॉय करे या फिर वो एलिजाबेथ को वहीं डेथ सेंटेंस दे दे। मास्टर को खुलेआम चैलेंज किया जा चुका था। रॉक ने एक नजर में समझ लिया कि सिर्फ हॉस्टेज सिचुएशन नहीं थी, बल्कि एक मैसिव ट्रैप था। बैरियर की वजह से कोई बाहर नहीं जा पा रहा था। फ्रैंकलिन ने वार्न किया कि ये हर हैवी पंच सिटी की किसी हिस्से में मॉन्स्टर रिलीज करेगा और अगर बैरियर टूटा तो सब मॉन्स्टर एक साथ बाहर निकल आएंगे। चू ने ध्यान से बैरियर ऑब्जर्व किया और बताया कि लेवल बेस्ड रिस्ट्रिक्शन पर काम कर रहा है। रे ने बैरियर को टच किया और उसका हाथ बिना किसी रेसिस्टेंस के आर पार चला गया। लेवल 41 सुनते ही चू को सब समझ आ गया। रे टेक्निकली बाहर जा सकता था। मास्टर ने तेजी से डिस्कशन शुरू की और हर सेकंड प्रीशियस था। रे के लिए सिचुएशन को इग्नोर करना पॉसिबल ही नहीं था। चू ने बिना ज्यादा ड्रामा के अपने बचे हुए आइटम्स उसे दे दिए और बस इतना कहा कि सर्वाइव करना ही उसकी असली जीत होगी। अरीना के बाहर फ्रैंकलिन के लोग ऑलरेडी क्रियोसिटी
एसेट के साथ तैनात थे। रे ने टॉक्सिक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करके एंट्री ली। विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो गई थी। उसी केओस में रॉक की मैरलिन ने हाफ ग्रुप को अकेले साफ कर दिया था। ऊपर से फायर बेस्ड अटैक गिरे और पूरा एरिया बैटलफील्ड में बदल गया। फ्रैंकलिन मैप इंटरफेस पर मूवमेंट देख रहा था, बिल्कुल चेस बोर्ड की तरह। एलिजाबेथ सब ऑब्जर्व कर रही थी। डर जरूर था लेकिन क्यूरियोसिटी भी। तभी मैप पर एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प कॉल ब्लिंक हुई। फ्रैंकलिन को लगा सब कंट्रोल में है, लेकिन अगले ही पल एक मेटल हुक ने उसे खींच लिया। उसे फ्लूइड मोशन में एलिजाबेथ हॉस्टेज पोजीशन में निकल गई। रे और रॉक वेस्ट साइड की तरफ भागे। रे के दिमाग में ह्यूगो की वार्निंग गूंज रही थी। रे ने प्रिंसेस को सेफली रेस्क्यू कर लिया, लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि वो निकल चुके हैं, फ्रैंकलिन फिर से सामने आ गया। इस बार उसने समन किया। मैरी के सामने एक जाना पहचाना बच्चा खड़ा था, वहीं जो अभी इंस्ट्रक्शन के साथ डांस करता था। आज वही एनिमी बन चुका है। मैरी ने एम किया। सिचुएशन अब सचमुच पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर थी। उसी समय ह्यूगो के आखिरी शब्दों के साथ माहौल और भी भारी हो गया। टूटी दीवारों, उड़ती धूल और जमी हुई बर्फ के बीच से वो धीरे धीरे बाहर आया। उसकी आर्मर पर बर्फ की मोटी परत जमी थी। हर सांस के साथ ठंडी भाप निकल रही थी। उसकी आंखों में अब दुविधा नहीं थी, जैसे वो खुद भी नहीं जानता कि वो जीतने के लिए लड़ रहा है या बस इस सब को खत्म करने के लिए। बेबलियन लगातार रॉक का नाम पुकार रही थी। साइको पास ही खड़ी थी, चेहरे पर गंभीरता और कैलकुलेशन साफ दिख रही थी। रॉक दीवार से टकराकर जमीन पर गिर चुका था। शरीर दर्द से जकड़ा हुआ था, लेकिन दिमाग पूरी तरह अलर्ट। वो लेटे लेटे ह्यूगो की हर मूवमेंट, हर सांस, हर फ्रीज पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहा था। अब रॉक को पूरा यकीन हो चुका था कि ह्यूगो की फ्रीजिंग एबिलिटी रैंडम नहीं थी। कॉकलेट्स के हर यूज के साथ एनवायरनमेंट सब्टिली बदलता है। हवा रुकती, बर्फ की दरारें एक खास ज्योमेट्री में फैलती। ह्यूगो इंस्टिंक्ट से लड़ रहा था, लेकिन रूक नंबर्स और लॉजिक से। यही फर्क डिसीजिव था। मेलिन अब भी मैदान में खड़ी थी। उसका आधा शरीर पूरी तरह बर्फ में बदल चुका था, फिर भी वो गिरी नहीं, जैसे वो खुद फ्रीजिंग रूल को चुनौती दे रही हो। ह्यूगो ने कहा कि कैलकुलेशन करने वाले लोग उसकी लड़ाई में टिक नहीं पाते। रूक ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया कि शायद उसी वजह से वो रे जैसा नहीं है। रे सामने से सब झेलता है और वो पीछे से सांस ढूंढता है। ये सुनते ही ह्यूगो का हमला और तेज हो गया और जमीन से एक विशाल आइस स्पाइक निकला और सीधे रूक की तरफ बढ़ा। इस बार रूक ने डोज नहीं किया। उसने खुद को उसी एंगल पर रखा जो उसने कैलकुलेट किया था। स्पाइक उसके शोल्डर्स को छूते हुए निकल गया, लेकिन फुल फ्रीज ट्रिगर नहीं हुआ। उसी पल ड्रॉप को कंफर्मेशन मिल गई। क्रियोटेक्स की फ्रीजिंग पावर, डायरेक्शन और इंटेंट काम करती थी। सामने कंप्लीट फ्रीज, साइड प्रैक्टिकल फ्रीज, पीछे सिर्फ स्लो। ह्यूगो ये सब बिना समझे ब्रूट फोर्स से चल रहा था। बेबलियन चिल्लाई कि उसे अभी समझ में आ गया है। साइको की आंखों में भी वही रियलाइजेशन थी। ह्यूगो के चेहरे पर पहली बार इरिटेशन दिखी। उसने पूरी ताकत से अगला फ्रीज एक्टिवेट किया। अरीना गेट के पास जमी बर्फ क्रैक होने लगी। मेलिन पूरी तरह सॉलिड हो गई। रॉक ने आंखें बंद की। यही मौका था। उसने जानबूझकर ह्यूगो की रेंज में कदम रखा। ह्यूगो को लगा अब ये खत्म है, लेकिन लास्ट सेकंड पर रूक ने शरीर मोड़ा। फ्रीज उसकी टांगों तक आया। त्रोसो आजाद रहा। उसी पल मर्लिन के अंदर जमा सारा प्रेशर एक साथ रिलीज हुआ। मर्लिन ने जमी परत तोड़ते हुए डेवास्टेटिंग स्ट्राइक किया। ह्यूगो हवा में उछलकर पीछे गिरा। उसकी सांसें बेकाबू थी। वो खुद से बड़बड़ाया कि ये पॉसिबल नहीं है। रूक ने थकी हुई आवाज में कहा, प्रॉब्लम यही है ह्यूगो, तुम खुद को हीरो समझते रहे, लेकिन रूल समझने की कोशिश नहीं की। उधर गेट के दूसरी तरफ रे और फ्रैंकलिन आमने सामने खड़े थे। ग्रैंड एरिया और लिंडोस अभी भी मैनी आइड मॉन्स्टर से जूझ रहे थे, लेकिन रे की मौजूदगी से पूरा बैटलफील्ड बदल चुका था। रे की स्वॉर्ड से निकलती आग और होली ओरा एक साथ महसूस हो रही थी। फ्रैंकलिन के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रहा हो। रे ने सच में कोई बड़ा भाषण नहीं दिया। उसने बस सीधा और साफ तरीके से इतना सा कहा कि बच्चे, शहर और पूरी दुनिया को मोहरे की तरह इस्तेमाल करने का खेल अब यहीं खत्म होना चाहिए। उसकी आवाज में गुस्सा कम था, भरोसा ज्यादा। फ्रैंकलिन को ये सुनकर हंसी आ गई। उसके लिए लाइन नई नहीं थी। उसके हिसाब से हर हीरो यही सोचता है और हर बार हिस्ट्री में वही हीरो हार जाते हैं। फ्रैंकलिन ने अपने हाथ में पकड़े डिवाइस को फिर से एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार सिग्नल ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। इंटरफेस की डिले आ रहा था। कमांड्स लेट एग्जीक्यूट हो रही थी। ठीक उसी समय बैटलफील्ड के दूसरे सिरे पर ग्रैंड एरिया की होली ब्लेड आखिरकार मॉन्स्टर के कोर तक पहुंच गई। जैसे ही ब्लेड ने कोर को छुआ, मॉन्स्टर खींचे गए पूरी अरीना में फैल गई। वो आवाज इतनी तेज थी कि कुछ पल के लिए लोग अपने कान ढकने पर मजबूर हो गए। फ्रैंकलिन के चेहरे पर पहली बार हल्की सी गंभीरता दिखी। उसे साफ समझ आ गया था कि चीजें अब उसके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। गेट के पास ह्यूगो अब घुटनों के बल बैठ चुका था। उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। बर्फ उसकी सांसों के साथ हल्की हल्की बाहर निकल रही थी। रूक उसके सामने खड़ा था। शरीर थका हुआ था, लेकिन दिमाग अजीब तरह से शांत था।
था। ह्यूगो ने खुद ही मान लिया कि शायद वो गलत था। वो हमेशा सोचता रहा कि कैलकुलेशन से दुनिया नहीं चलती, लेकिन आज ही वही कैलकुलेशन उसे यहाँ तक ले आई थी। रूक को इस जीत में कोई खुशी नहीं मिली, उसे बस भारी थकान और अंदर एक खालीपन महसूस हो रहा था। बेबीलोन धीरे से उसके पास आकर खड़ी हो गई। साइको थोड़ी दूरी से सब देख रही थी और उसने साफ कहा कि लड़की अब यहीं खत्म होनी चाहिए। ह्यूगो ने आखिरी बार गेट की तरफ देखा, जैसे रे को देख रहा हो, और फिर उसकी आंखें बंद हो गई। अरीना के ऊपर आसमान अजीब तरह से शांत हो गया था, जैसे पूरी दुनिया रुक कर ये देख रही हो कि आगे क्या होगा। रे और फ्रैंकलिन के बीच टेंशन और गहरी होती जा रही थी। फ्रैंकलिन ने कहा कि ये सिर्फ एक शहर की बात नहीं है, ये एक मैसेज है। रे का जवाब बहुत सीधा था, डर से दिया गया मैसेज को सुनता नहीं। अब ये साफ हो चुका था कि आज की रात सिर्फ एक मैच या एक अटैक नहीं थी, ये उस लाइन की लड़ाई थी जहां लोग तय कर रहे थे कि वो सिर्फ दर्शक बने रहेंगे या फिर जिम्मेदारी उठाएंगे। रे और फ्रैंकलिन के बीच टेंशन और गहरी होती जा रही थी। फ्रैंकलिन ने कहा, एंटर अब भी धीरे धीरे उसके हाथ को खा रहा था। रोक ने मना किया, उसे खुद साफ महसूस हो रहा था उसके हाथ में ठंड जहर की तरह फैल रही है। हर सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से नसें जमती जा रही हो। फिर भी उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसने मान लिया था कि शायद यही सजा है। आज की लड़ाई में उसने भी कई लोगों को गिराया था। अब रूक को पूरे मैकेनिज्म समझ में आ चुका था। एंटर कोई सिंपल फ्रीजिंग स्किल नहीं थी, ये सेम स्पीसीज को मारने पर एक्टिवेट होने वाला पनिशमेंट सिस्टम था। उसने 7 लोगों को हराया था, इसलिए फ्रीजिंग इंडेक्स 7% बढ़ चुका था। हर 13 मिनट में ठंड और गहरी हो रही थी। ये सच में आइस हेल था। वहीं कॉकेट्स जो अपने ही लोगों को मारने वाले को सजा देता है। ह्यूगो ने हल्की सी तारीफ की और कहा कि डेडिकेशन सही है, लेकिन शायद ये सब बस कोइंसिडेंस हो। रूक मुस्कुराया, उसे ये सुनकर और यकीन नहीं हुआ कि वो सही है। उसी पल उसे समझ में आ गया कि उसे ह्यूगो जैसे लोग क्यों पसंद नहीं। बाहर से डाउट और डिस्कशन दिखाना और अंदर खुद से भी झूठ बोलना। रूक ने साफ समझ लिया था कि ह्यूगो भी रे की तरह इस दुनिया को सिर्फ गेम नहीं मानता। फर्क बस इतना था कि रे अपने प्रिंसिपल पर टिका रहता है और ह्यूगो आधे रास्ते से खुद से समझौता कर लेता है। फ्रैंकलिन के गेम में शामिल होना, फिर खुद को विक्टिम मान लेना और सब कुछ डेस्टिनी पर छोड़ देना, ये सब रॉक को अंदर से खटक रहा था। रॉक बोलता चला गया, उसे खुद एहसास नहीं हुआ कि वो कितनी देर से यू को आईना दिखा रहा है। रोबोट के अंदर बैठा यू को कांप रहा था, शब्द हथियारों जैसे भारी पड़ रहे थे। अचानक उसने पूरी ताकत से ब्लेड घुमा दी, जैसे गुस्से में सब कुछ काट देना चाहता हो। जब धुआं छटा, रॉक अब भी खड़ा था, लेकिन उसका रूप बदल चुका था। ड्रैगन, डीमन और ह्यूमन तीनों एक साथ। एम्ब्रियो और रूप पूरी तरह चौंक गए थे। ह्यूगो को यकीन नहीं हो रहा था कि बिना किसी स्पेशल प्रिपरेशन के ऐसा हो सकता है। सच ये था कि रोग बहुत पहले से मेंटली तैयार था। अब लड़ाई सीधी थी, बिना फ्रीजिंग अल्टीमेट, बिना गेट के उस पार। फ्रैंकलिन मॉन्स्टर की आंखों में दिख रहे रिफ्लेक्शन की तरह इशारा कर रहा था। जियोडन शांत, अनजान और खतरे के बिल्कुल पास। उसके शब्दों में खुली धमकी थी। वो सिर्फ शहर नहीं तोड़ना चाहता था, वो इस देश की स्पिरिट और विल को कुचल देना चाहता था, और साथ ही उस इंसान को सबके सामने तोड़ना चाहता था जो उसे यहाँ तक फॉलो करता आया था। रे अब समझ चुका था कि टॉक्सिक मिस्ट अब ऑप्शन नहीं था, उसे नॉर्मल तरीके से लड़ना था, डैमेज जमा करना था। तभी फ्रैंकलिन ने नया ऐलान किया। उसके हाथ में वो डिवाइस था जो पूरे शहर में मॉन्स्टर छोड़ सकता था। टाइमर चल रहा था, 652 सेकंड्स। उसने स्विच को सीधा मॉन्स्टर के मुंह में फेंक दिया। अब रोकने का बस एक ही तरीका था, RSK को गिराना। गैंडेरिया गुस्से में चिल्लाई। मॉन्स्टर ने तुरंत हमला किया। रे डैमेज कलेक्ट करना चाहता था, लेकिन अंदर से कुछ बहुत गलत हो रहा था। नेमेसिस ने बताया कि डैमेज जमा तो हो रहा है, लेकिन साथ ही बिखर भी रहा है। रे ने रिस्क लेकर सामने से हमला किया, जैसा उसे शक था। अटैक बेअसर रहा। फ्रैंकलिन जोर से हंसा। उसने याद दिलाया कि रिवेंज सुप्रीम स्किल हर टारगेट पर काम नहीं करती। उसने एनिमल ईयर ऑप्शन का जिक्र किया। वो स्लाइम 24 घंटे तक रे के शरीर में रहकर हर डाटा उसे भेजता रहा। फ्रैंकलिन को रे के बारे में सब पता था। रे भी हंसा। उसने उल्टा सवाल किया कि क्या एक सुपीरियर को जीतने के लिए इतने चीप ट्रिक्स चाहिए। फ्रैंकलिन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने माना कि रे ने उसका प्लान पहले एक बार तोड़ दिया था, मीलिया के असैसिनेशन में। अगर रे बीच में ना आता तो सब कुछ खत्म हो चुका होता। रे ने साफ तय कर लिया था, जिस पल उसने बच्चे को खतरे में देखा था, उसी पल उसने फैसला कर लिया था कि मास्टरमाइंड खुद को रोकेगा। अब वो पीछे नहीं हटेगा, चाहे जीत का चांस सिर्फ 1% ही क्यों ना हो। टाइम तेजी से घट रहा था। नेमेसिस के पास एक रिस्क प्लान था। स्लाइम का असली इफेक्ट फ्रैंकलिन नहीं जानता था। ग्रैंड एरिया और लिंडोस RSK को रोकने में लग गए। फ्रैंकलिन अब पूरी तरह पैसिव हो चुका था। वो 10,000 से ज्यादा लोगों के डर को माना में बदल रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि रे कुछ नहीं कर पाएगा। रे हल्के से मुस्कुराया। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं थी, बस एक सीधी सी समझ थी। उसके दिमाग में ये साफ था कि अगर फ्रैंकलिन सच में सब कुछ न्यूट्रलाइज कर सकता है तो वो इतनी देर तक बातें नहीं करता।
और उसी पल हालत पलट गई। पूरा एहसार के अचानक एक बड़े विस्फोट में बदल गया। रोशनी, आवाज और गर्म हवा ने सबको घेर लिया। रे खुद भी उस धमाके में बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। ग्रेंडेरिया बिना कुछ सोचे उसके पास दौड़ी। लिंडोस ने तुरंत हीलर्स को बुलाया। सबको साफ दिख रहा था कि रे की एक बाहें अब बचने वाली नहीं है। हालात बहुत खराब थे, लेकिन नेमेसिस ने एक ही बात कही कि उसे बस जिंदा रखो, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। फ्रैंकलिन ने ठंडे मन से बधाई दी, जैसे ये सब उसके लिए बस एक एक्साइटमेंट हो। उसके बाद उसने बैकअप कंट्रोलर निकाला और भी मॉन्स्टर समन किए। डीजीबी और कॉस जैसे लेजेंडरी मॉन्स्टर मैदान में उतर गए। आरएसके उसके लिए सिर्फ एक टेस्ट था, असली मकसद अब ह्यूमिलेशन का बदला लेना था। लेकिन एक अजीब बात थी, शहर अब भी शांत था। फ्रैंकलिन को समझ में नहीं आया कि उसका प्लान कहाँ फेल हो गया। जवाब एक कोने में था, मैरी। वो चुपचाप सारे मॉन्स्टर को समेट चुकी थी। उसकी हाइडिंग एबिलिटी ने सबको धोखा दे दिया था। वो अंदर ही अंदर खुद पर गर्व महसूस कर रही थी। फ्रैंकलिन को अभी इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन उसी रात गेम सच में उसके हाथ से निकल चुका था। युगो की तरफ माहौल बिल्कुल शांत था। वो बस खड़ा होकर सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने सिर झुका लिया, जैसे मान चुका हो कि सब खत्म हो गया है। लेकिन रूक ने साफ समझ लिया था कि कहानी अब भी खत्म नहीं हुई। फ्रैंकलिन इतना सिंपल इंसान नहीं था कि यहीं रुक जाए। ह्यूगो ने कहा था कि फ्रैंकलिन ने तियांस को कम नुकसान पहुंचाने का वादा किया है, लेकिन रूक को ये बात बचकाने लगी। उसे साफ दिख रहा था कि ह्यूगो अंधे भरोसे में जा रही है। रूक ने माना कि उसने कभी फ्रैंकलिन से सीधे बात नहीं की, फिर भी उसे पूरा यकीन था कि फ्रैंकलिन के इरादे साफ नहीं है। अब तक जो भी हुआ, उसे ये साफ था कि उसके पास अब भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। ये बात किसी को भी समझ में आ सकती थी, बस ह्यूगो ही इसे मानने को तैयार नहीं था। रूक ने अंदर ही अंदर अंदाजा लगा लिया था कि फ्रैंकलिन अगला कदम बहुत खतरनाक उठाने वाला है। और वही हुआ। फ्रैंकलिन ने प्लान से एक्टिवेट कर दिया, पूरा ज्यूडेन खत्म करने का प्लान, वो भी 56,000 से ज्यादा मॉन्स्टर के साथ। उसने साफ कर दिया था कि अगर पहले सरेंडर कर दिया जाता तो ये सब नहीं होता। फिर उसने अपना सुपीरियर एम्ब्रियो दिखाया, जो प्लांट बेस्ड फोर्ट्रेस जैसा था। उसी पल उसमें से हजारों मॉन्स्टर बाहर आने लगे। लिंडोस ने तुरंत ऑर्डर दिया कि फ्रैंकलिन को अभी पकड़ा जाए, वरना देर हो जाएगी। लेकिन फ्रैंकलिन को पूरा भरोसा था कि अब उसे कोई रोक नहीं सकता। उसे पता था कि अगर वो मर भी गया तब भी फोर्ट्रेस से मॉन्स्टर निकलते रहेंगे। नेमेसिस ने हालत देखकर समझ लिया कि फोर्स बहुत कम है। इतने कम लोग इतने मॉन्स्टर को रोक नहीं सकते। इसी बीच रे थोड़ा रिकवर कर चुका था। होश में आते ही वो अपने घोड़े पर चढ़ गया और नेमेसिस के साथ फिर से आगे बढ़ गया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। रे अकेले ही काफी मॉन्स्टर संभाल रहा था, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा थी। एक छोटी सी गलती हुई और हालात बिगड़ने लगे। उसी वक्त मैरी ने स्पिरिट फॉर्म लेकर उसे बचा लिया। रे ने उसे पहचान लिया। उसके लिए फॉर्म मायने नहीं रखता था, अभी बस मॉन्स्टर को रोकना जरूरी था। फ्रैंकलिन दूर से सभी देख रहा था और उसे मजाक लग रहा था। उसके हिसाब से दो लोग हजारों मॉन्स्टर के सामने नहीं कुछ कर सकते। तभी रॉक वहां पहुंच गया। वो अकेले नहीं था, उसके पीछे कई और मॉन्स्टर थे। हालात अचानक बदल गए। फ्रैंकलिन ने यूगो की तरफ देखा और समझ गया कि रिक्रूट्स को जानबूझकर छोड़ा गया था। उसने उसे मान लिया क्योंकि बेट्रियल की शुरुआत उसी ने की थी। अरीना की तरफ शू बैरियर तोड़कर अंदर आ चुका था। उसने फिगारो को सिचुएशन संभालने को कहा और खुद रे की तरफ बढ़ा। उसे अंदाजा था कि रे ने कुछ नया हासिल किया है। नीचे मैदान में मॉन्स्टर गिरते दिखे। फ्रैंकलिन बेचैन हो गया। उसने तुरंत ड्रैगन किंग मॉन्स्टर को रे की तरफ मोड़ दिया। ड्रैगन किंग को देखकर रे को भी समझ आ गया था कि ये लड़ाई उसकी जान ले सकती है, और फिर भी वो पीछे नहीं हटा। उसने नेमेसिस पर भरोसा किया और डैमेज रिफ्लेक्ट करने की तैयारी की। पूरे किंगडम की नजरें उसी पल पर टिकी थी। शू सही वक्त पर पहुंच गया और रे को उस डेडली सिचुएशन से बाहर निकाला। उसने समझा दिया कि बिना कैलकुलेशन के डैमेज काउंटर इस्तेमाल करना सीधे मौत है। शू ने खुद ड्रैगन किंग को खत्म कर दिया और रे को सिखाया कि जीत और जिंदा रहने के बीच बैलेंस कितना जरूरी है। फिर उसने सबको अनाउंस किया कि फ्रैंकलिन ने सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब आउटकम साफ है, सारे मॉन्स्टर खत्म होंगे। इसके बाद जो हुआ वो किसी गेम जैसा नहीं लग रहा था। शू अकेले ही फोर्ट्रेस से निकलते मॉन्स्टर को ऐसे खत्म कर रहा था जैसे रोज का काम हो। फ्रैंकलिन समझ चुका था कि अब जीत नामुमकिन है। उसने आखिरी कंट्रोल निकाला, सब कुछ इरेज करने के इरादे से। अरीना में लोग शू को देखकर चीयर कर रहे थे। नीचे मैदान में रे अकेला फ्रैंकलिन तक पहुंचा। उसके मन में कुछ सवाल थे। फ्रैंकलिन अनईजी हो चुका था। रे ने बस ये जानना चाहा कि तियांस उसके लिए क्या मायने रखते हैं। बात यहीं आकर साफ हो गई कि दुनिया सिर्फ गेम नहीं है। फ्रैंकलिन ने ये भी मान लिया कि सिस्टम से कहीं आगे की चीज है। रे को ये मंजूर नहीं था कि कोई अपनी सोच के नाम पर इतनी तबाही मचाए। फ्रैंकलिन भी पीछे हटने वाला नहीं था। तभी फोर्ट्रेस पर हमला हुआ और फ्रैंकलिन को पता चला कि प्रिंसेस एलिजाबेथ गायब है। रे बस बेट था। अब फ्रैंकलिन के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। रे तलवार लेकर आगे बढ़ रहा था। फ्रैंकलिन ने हार मान ली, लेकिन तभी यूगो सामने आ गया। उसने तय कर लिया था कि वो फ्रैंकलिन की रक्षा करेगा। यहीं से रे और यूगो
ह्यूगो की आखिरी लड़ाई शुरू हुई। दोनों के पास कुछ ना कुछ बचाने के लिए नहीं था। फ्रैंकलिन चुपचाप सब देखता रहा, ये जानते हुए कि ये सब इतिहास में लिखी जाएगी। रे की तलवार से ह्यूगो गिरा, लेकिन रे खुद भी थका हुआ था। फिर भी उसने खुद को संभाला और आखिरी बार फ्रैंकलिन की तरफ बढ़ा। इस बार कोई हेजिटेशन नहीं थी, एक आखिरी बार और फ्रैंकलिन का खेल खत्म हो गया। जीडियन बच चुका था। लड़ाई के बाद कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं हुआ, बस थके हुए लोग, हल्की राहत और सुकून था। शू फिगारो और शूयू ने चुपचाप बैठकर ये समझा कि आज जो हुआ वो किसी गेम से कहीं ज्यादा रियल था। अर्थ गॉड की दखल, बीस्ट किंग की दूरी और फ्रैंकलिन की हार, सब कुछ जुड़ता चला गया। उस रात के बाद एक बात साफ हो गई, ये दुनिया सिर्फ खेलने की जगह नहीं थी, ये फैसलों, जिम्मेदारी और कीमत चुकाने की दुनिया थी। शूयू को अब सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी स्ट्रॉन्ग पर्सन और स्ट्रॉन्ग मैजिक यूजर को लेकर थी। फिगारो ने कैजुअली बता दिया कि शू पहले अर्थ गॉड से लड़ चुका है और नतीजा ड्रॉ कर रहा था। शू ने हल्की आवाज में कहा कि अगर वो यहाँ है तो शायद 1 घंटा पहले आ चुका होगा। असल में वो प्लान बहुत लंबा खिंच गया और अर्थ गॉड गाड़ी में बैठकर लौट चुका था, इस बात का अफसोस करते हुए कि वो शू से दोबारा नहीं लड़ पाएगा। इस सब के बाद फ्रैंकलिन ने ह्यूगो को एसोसिएशन से निकाल दिया। ह्यूगो के लिए अबेंडोनमेंट कोई नई बात नहीं थी, वो पहले भी कई बार छोड़ा जा चुका था, लेकिन इस बार का फैसला अजीब तरीके से उसके भले के लिए था। फ्रैंकलिन ने उसे बाहर की दुनिया घूमने की सलाह दी, नेचर के करीब रहने को कहा। उसने ये भी कहा कि जब मन करे लौट आना, दरवाजा खुला रहेगा। ह्यूगो के जाने के बाद फ्रैंकलिन ने मन ही मन सोचा कि उसे अपने पास रखना शायद उसे और गलत रास्ते पर ले जाता। अब चाहे वो नरक में ही क्यों ना लौटे, एक दिन वो उन सब से जीत छीन कर वापस आएगा जिन्होंने उसे हराया था। उधर एलिजाबेथ फिर से गार्ड को चकमा देकर बाहर निकल आई। ये उसकी आदत बन चुकी थी। इस बार उसका टारगेट शू था। उसने उसे सड़क पर देखा और चुपचाप पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। रे ने हैरानी से पूछा कि क्या उसे परमिशन मिली है। छोटी सी लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, वो तो भाग कर आई है। ये सुनकर रे ने घबरा कर मैरी की तरफ देखा और पूछा कि किंगडम की सिक्योरिटी आखिर कैसी है। मैरी को लगा कि प्रॉब्लम सिक्योरिटी में नहीं बल्कि प्रिंसेस जरूरत से ज्यादा स्मार्ट है। रूक ने भी मजाक में जोड़ दिया कि इतनी स्मार्ट है कि थीफ बनने के लिए परफेक्ट है। माहौल हल्का हो गया और रे ने भी बात को वहीं छोड़ दिया। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, वो मैच जो उसने मैरी के साथ जीता था, जो उसने मैरी के साथ तय किया था। फ्रैंकलिन से आखिरी लड़ाई में रे ने अपना एक हाथ खो दिया था। मैरी ने उसकी तरफ देखा और सीधा पूछा कि क्या वो अब भी उसके खिलाफ जीत सकता है। रे बिल्कुल भी डिस्कस नहीं हुआ। उसे पता था कि इस वक्त मैरी का लेवल और स्टेट्स उससे कहीं ऊपर है। स्किल कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं था।